गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। सभी लोग फ्रेंड जल्दी से आ जाइए और लिंक को शेयर करिए और अपने सभी साथियों को जोड़िए और चलते हैं एक बार फिर से हम लोग अपने क्लास में। लेकिन अभी करंट अफेयर की क्लास नहीं होगी, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स या मेंस की क्लास नहीं होगी। आज हमारी यूपीपीसीएस मेंस की क्लास शाम को 5 बजे है। लेकिन अभी जिस क्लास के लिए आए हैं, क्योंकि अभी लगातार व्यस्तता थी, इसी वजह से हमारी क्लास थोड़ा लेट से शुरू हुई है और काफ़ी लगातार आपकी इंक्वायरी इस बात की आ रही थी कि पॉलिटिकल साइंस की क्लास हम लोग की नेट जेआरएफ, टीजीटी और पीजीटी की क्लास कब स्टार्ट होगी। तो नेट जेआरएफ की क्लास तो अभी हम लोग जुलाई के बीच में लेकर आएंगे, लगभग 20 जुलाई तक। लेकिन अभी जो क्लास स्टार्ट की जानी है वो है टीजीटी और पीजीटी की क्लास, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो वैकेंसी है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ राजनीतिक विज्ञान से भी पीजीटी में भी ठीक ठाक सीटें हैं। जितने भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में अगर देखेंगे तो ठीक ठाक इसमें आपको सीट पीजीटी में भी मिल जाती है। और इकोनॉमी में और टीजीटी में अगर सीट की बात करेंगे तो टीजीटी में भी सोशल साइंस की ठीक ठाक सीटें हैं। और उन सीटों में पॉलिटिकल साइंस किस रूप में आप इसका यूज करेंगे, कैसे करेंगे, आज हम पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि जिनका कॉम्बिनेशन सोशल साइंस से है या जो सोशल साइंस में अगर टीजीटी दे रहे हैं तो टीजीटी में विषयों का चयन किस प्रकार से करें, या जिन्होंने अपना पॉलिटिकल साइंस को टीजीटी में रखा है कैसे इसकी तैयारी होगी, कैसे इसमें बेहतर से बेहतर स्कोर किया जाएगा। टीजीटी में टोटल कितने विषय आपको रखने पड़ते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, लगभग कट ऑफ मेरिट कहां तक होती है, कितने क्वेश्चन अगर हम कर ले जाएं तो हमारी स्थिति बेहतर हो जाती है। इन तमाम बिंदुओं को हम लोग आज की क्लास में समझेंगे। और आज ये भी अनाउंस करेंगे कि आपके पॉलिटिकल साइंस में यानी राजनीतिक विज्ञान में पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए अभी हम कौन से हिस्से पे काम करेंगे, क्योंकि इसमें 2 टीचर आपके रहेंगे, हमारे अलावा एक कोई और भी इस पे इमिनेंट फैकल्टी हमारे साथ रहेगी, जिसका नाम शायद आपको कल अनाउंस हो पाएगा। लेकिन हम इसमें क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के सारे हिस्से को तो हम पढ़ाएंगे ही, उसके अलावा थिंकर के भी पोर्शन को इस बार हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन कुछ और पॉलिटिकल थ्योरी को लेकर के और भी कुछ इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर के, लोक प्रशासन को लेकर के इसमें एक फैकल्टी साथ में और भी काम करेगी। क्योंकि अभी हम लोगों की क्लास की व्यस्तता इतनी अधिक है, क्योंकि पीसीएस मेंस का क्लास है, यूपी स्पेशल के मेंस का हमारा बैच है, यूपी पीसीएस 2023 का बैच है। तो इस पे क्लास की व्यस्तता में अभी ये संभव नहीं कि पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस हम एक साथ आपसे डील कर पाए। लेकिन फिर भी इसमें हम आपके 50 से 60% हिस्से को हम कंप्लीट पढ़ाएंगे, और जितने हिस्से को हम पढ़ाएंगे और हमारी टीम पढ़ाएगी, प्रयास यही होगा कि अगर पॉलिटिकल साइंस आप टीजीटी में रख रहे हैं या इससे आप पीजीटी दे रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर किया जा सके। और ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की रणनीति कैसी होगी, जैसे अब तक काम सिविल सेवा में किया गया वही रणनीतियां हम यहां भी डिस्कस करेंगे। और जैसी सफलता हमने वहां प्राप्त की है वही मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि राजनीतिक विज्ञान से टीजीटी देने वाले और पीजीटी देने वाले छात्रों का भी वही परिणाम आए। तो लिंक को शेयर करिए और भी सभी साथियों को जोड़िए। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर साइंस वाले सब्जेक्ट कब स्टार्ट होंगे। तो देखिए, क्योंकि कारण है कि अगर सब्जेक्ट को स्टार्ट करना हो तो आज ही सब स्टार्ट हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात इस बात की होती है कि जब भी हम कोई कदम उठाएंगे, जब भी किसी फैकल्टी को जीएस वर्ल्ड के साथ जोड़ेंगे, जिस भी सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे, तब तक हम लेकर के नहीं आएंगे जब तक हमें यह भरोसा नहीं हो जाएगा कि हमारी ये फैकल्टी सबसे बेस्ट काम कर पाएगी। तो अभी जैसे जैसे अगर हमारे पास फैकल्टी अवेलेबल हो जाएगी और आपके साइंस के सब्जेक्ट की भी, यानी बायोलॉजी की भी, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, तो उसको भी धीरे धीरे स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन अभी कोई मैं निश्चित तिथि नहीं बताऊंगा, नहीं अनाउंस करूंगा, जिससे आपको उसके लिए थोड़ा सा भी इंतजार भी करना पड़े और आपको फिर लगे कि एक डेट हमें दी गई और क्लास स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही फैकल्टी हमारे पास साथ जुड़ जाती है, तुरंत हम आपको करंट अफेयर के क्लास में ही अनाउंस कर देंगे कि कौन सी टीम आपको साइंस में पढ़ाएगी, पीजीटी और उसका डेमो क्लास भी सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास का पूरा जो मोटिव है वो राजनीतिक विज्ञान के पीजीटी और टीजीटी की अवधारणा को समझना है। और हम 2021 में पीजीटी में क्वेश्चनों की प्रकृति क्या होती है, क्योंकि सिविल पे आप एक दूसरे लेवल पे पढ़ते हैं, एक दूसरे कैनवास पे पढ़ते हैं, उस कैनवास की तुलना में इसका कैनवास बहुत ही छोटा है और बहुत ही सीमित है। फिर उसकी भी हम चर्चा करेंगे। देखिए सवाल कैसे पूछे गए हैं जो 2021 में अभी आपका पीजीटी का एग्जाम कंडक्ट हुआ, वहां पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन आए, इसका पार्टिसिपेशन पीजीटी में कितना है, टीजीटी में कितना है, इसकी भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और उसके बाद बात रही अगर नेट जेआरएफ की, तो नेट जेआरएफ को लेकर के फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये कोर्स हम लोग जुलाई के 20 जुलाई के आसपास हम लेकर हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि जून में जो आपका नेट जेआरएफ है उसके लिए जीएस वर्ल्ड आपके लिए पूरी तैयारी कंप्लीट कराएगा सभी विषयों के लिए। दूसरी बात, सोशियोलॉजी के लिए, हिस्ट्री के लिए, हिंदी के लिए और ज्योग्राफी के लिए जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, आज उसकी अंतिम तिथि है डिस्काउंट की, क्योंकि आज 30 जून है।
आज के बाद फिर डिस्काउंट समाप्त हो जाएगा, फिर पीजीटी के लिए 6000 फीस होगी और टीजीटी के लिए आपकी 2500 फीस 5000 फीस हो जाएगी। लेकिन राजनीतिक विज्ञान आज से ही शुरू हो रहा है, तो इसमें आपको आज से लेकर 3 दिनों तक 50% डिस्काउंट मिलेगा। कितने दिनों तक? 3 दिनों तक अगर आप ये कोर्स लेते हैं तब आपको इसमें 50% डिस्काउंट अभी आपको मिलेगा। और जो भी नया कोर्स, क्योंकि बच्चों की ये बड़ी समस्याएं हैं कि सर 30 जून तक 50% डिस्काउंट है, इकोनॉमी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 2 दिन बाद होगा, मैथ्स हमारी 1 जुलाई को स्टार्ट हो रही है, तो हमको वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। नहीं, जो भी सब्जेक्ट जिस दिन पहला डेमो आपको दिया जाएगा उस दिन से लेकर 3 दिनों तक आपको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा, चाहे जो सब्जेक्ट जिस दिन स्टार्ट होगा। क्लियर? तो इस बात को लेकर कोई तनाव मत रखिएगा कि हमारा सब्जेक्ट बाद में शुरू होगा तो फिर हम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन जो पहले स्टार्ट हो गए हैं उनका डिस्काउंट आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब सीधा हम क्लास में बढ़ेंगे। आप लोग लिंक को शेयर करिए ताकि और भी साथी क्लास में जुड़ जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास में जुड़ जाएं। फिर हम पीजीटी और टीजीटी के जैसे परीक्षाओं को कैसे क्रैक करेंगे, कैसे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, उन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। आज हम पूरी सीट की चर्चा नहीं करेंगे, केवल हम आपके बीच आज सामाजिक विज्ञान लेकर के आए हैं, सोशल स्टडी के टॉपिक को लेकर के आए हैं। तो पहले इसी सीट की चर्चा करेंगे। सोशल स्टडी में टोटल सीट कितनी है? 337 सीट है। पर्याप्त है, ऐसा नहीं है, कम सीट नहीं है, बहुत सीट है सोशल स्टडी में। पिछले वर्ष की तुलना में कम है लेकिन फिर भी पर्याप्त है। सामाजिक विज्ञान में 156 सीट है जनरल की, 103 सीट है ओबीसी की, 77 सीट है शेड्यूल कास्ट की और 1 सीट है शेड्यूल ट्राइब की अलग से। ये टोटल सीट है आपके 337। जो बच्चे ग्रेजुएशन में इन 4 सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, पहले मैं इसकी बेसिक बात बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं रहती है। अगर आपका ग्रेजुएशन में जब आपने बीए किया, बीए करते समय अगर आपने इन 4 विषयों में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में से अगर 2 विषयों को अपने ग्रेजुएशन की परीक्षा में आपने रखा है, तब आप सोशल स्टडी से टीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन यह शर्त है कि बीएड होना अनिवार्य है। अगर आपने बीएड कर रखा है, ग्रेजुएशन में इन 4 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट है, तो आपका कॉम्बिनेशन है सोशल स्टडी के लिए। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी रहा हो, टीजीटी भी आप हिस्ट्री ज्योग्राफी से दें। नहीं, हो सकता है आपने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट रखा हो, फिर आप सिविल सेवा की तैयारी करने लगे हो, आपकी पकड़ पॉलिटी और इकोनॉमी में मजबूत हो गई और आपको लगता है कि हम पॉलिटी और इकोनॉमी में कंफर्ट है, इन 2 विषयों से हम टीजीटी देंगे, तो आराम से दे सकते हैं। और सिविल सेवा के हर स्टूडेंट के इन 4 विषयों पे एक समान पकड़ तो होती ही है, और उसके लेवल की तुलना में इसका जो लेवल होता है वो डाउन ही है, ज्यादा लेवल नहीं है, उस लेवल से काफी कम लेवल है इसका, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपको मैंने क्राइटेरिया बता दिया। जो बच्चे बीएड है, ग्रेजुएशन में इन 4 सब्जेक्ट में कोई 2 सब्जेक्ट है, तो इन 4 सब्जेक्ट में से किसी भी 2 सब्जेक्ट को लेकर के आप टीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं, जिसकी टोटल सीट कितनी है? 337 है। इसमें इंटरव्यू होगा आपका, 125 नंबर का पहला पेपर होगा आपका, जो ऑब्जेक्टिव रूप में होगा, वैकल्पिक प्रकृति का होगा, और उसको क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका 50 नंबर का यानी 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, तब आपकी फाइनल मेरिट बनती है, उसके बाद आप चयनित होते हैं। यह इसकी पूरी प्रक्रिया है। और इसकी सीटों की बात करें फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, महिलाओं की सीटें अलग हैं। अगर महिलाओं की बात किया जाए, इसमें आप पुरुष आवेदन नहीं कर सकते हैं। महिलाओं के लिए अलग से कितनी सीटें हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, 46 सीटें हैं। 46 सीटें हैं सामाजिक विज्ञान में लड़कियों के लिए। और अगर बात हम टीजीटी की करें फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, टीजीटी की बात करें तो इसमें आपका कौन सा टॉपिक होगा? नागरिक शास्त्र। और ये सॉरी, जो शुरुआती दौर पर मैंने बात किया वो टीजीटी की बात है। सही, एक सेकंड जरा सुनिएगा। ये जो मैंने सीट की बात किया है, ये टीजीटी की सीट की बात है। अगर टीजीटी की जो प्रकृति है परीक्षा की, उसमें प्रकृति किस प्रकार की है? एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन हो गया, जाके ज्वाइन करिए, यानी कि आपको इंटरव्यू नहीं देना है। इंटरव्यू की जो मैंने बात की वो पीजीटी की परीक्षा के लिए है, लेकिन ये जो सीट का मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये टीजीटी क्या है? ये टीजीटी की सीट की मैं बात कर रहा हूं। और इस परीक्षा के लिए जो ये 337 सीट है, इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। इसके लिए आपका इंटरव्यू नहीं होगा, केवल एक ऑब्जेक्टिव परीक्षा, वो भी लिखित नहीं, जैसे प्रीलिम्स देते हैं आप पीसीएस का। केवल एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपको देना है, एग्जाम क्वालिफाई, देन यू विल बी क्वालिफाइड, तब आप सफल हो गए, जाकर सीधा ज्वाइन करिए आप, कोई इंटरव्यू उसमें नहीं है। लेकिन जब आप पीजीटी में आएंगे तो यहां पर इंटरव्यू आपका होगा। और पीजीटी के लिए कितनी सीटें हैं? 46 सीटें हैं।
कितनी सीटें हैं? 46 सीटें आपकी पीजीटी में है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये बालिका वर्ग के लिए है, ये बालिका वर्ग के लिए है। इसमें आपका, अगर इसमें आपका आगे चलें तो इसमें बालक वर्ग की अगर हम बात करें तो बालक वर्ग में जो आपका नागरिक शास्त्र की सीटें हैं वो कितनी हैं? 30 हैं। कितनी सीटें हैं? 30 सीटें हैं। तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस से यानी कि राजनीतिक विज्ञान से टीजीटी में भी ठीक ठाक सीटें हैं, मतलब पूरा का पूरा उसमें सोशल स्टडी से आप देंगे। लेकिन प्रवक्ता के लिए अगर आप देते हैं, लेक्चरर के लिए इंटर कॉलेज में, तो वहां भी आपको बालक वर्ग में कितनी सीटें मिलती हैं? 30 सीटें मिलती हैं। और जबकि आप जब बालिका वर्ग में आते हैं तो आपको यहां कितनी सीटें मिलती हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, तो यहां पर आपको केवल 5 सीटें मिलती हैं। ये केवल ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। तो ये आपको सबसे पहले आइडिया होगा कि हमें पॉलिटिकल साइंस में कितनी सीटें मिलेंगी। अब आपको लेकर चलते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है, क्योंकि जिस भी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं सबसे पहली चुनौती आपके सामने यह होती है कि उसका सिलेबस क्या है, किस दिशा में हमें पढ़ाई करनी है, यह सिलेबस से मिलता है, क्या क्या पढ़ना है। लेकिन कितना पढ़ना है यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मिलता है आपको। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा कि किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए क्या पढ़ना है यह आपको सिलेबस बताता है, आपका पाठ्यक्रम बताता है। लेकिन उसी पाठ्यक्रम को कितना पढ़ना है, किस लेवल पे जाके पढ़ना है, यह कौन बताता है? यह आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताता है। तो सबसे पहले सिलेबस दिखा देते हैं हम, ताकि आपको यह पता चल जाए हमें सोशल स्टडी में, पॉलिटिकल साइंस में बेहतर स्कोर बनाने के लिए और प्रवक्ता और पीजीटी में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए क्या पढ़ना है। फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा दूंगा, आज पीजीटी का करा दूंगा, आज और कल, और उसके बाद आपको टीजीटी का करा दूंगा, ताकि आपको यह भी पता चल जाए कि हमें कितना पढ़ना है। क्लियर? तो आइए, लेकिन एक बार फीस का डिस्कशन फिर से आपको हम कर दे रहे हैं। पीजीटी के लिए 6000 फीस है, जीएसटी इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन ये पहले 25 जून तक था, फिर बढ़ाकर इसे 30 जून तक 50% डिस्काउंट कर दिया गया, यानी कि आज तक इसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन आज के बाद डिस्काउंट इसमें समाप्त हो जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में 3 दिनों तक डिस्काउंट रहेगा, क्योंकि आज आपका डेमो का पहला क्लास है, इसलिए आज से लेकर 3 दिनों तक, यानी आज 30, उसके बाद 1 और 2 तक इसका डिस्काउंट आपको मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस में 50% डिस्काउंट है। अगर टीजीटी में आप पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो केवल आपको 2500 रुपए जमा करना पड़ेगा। सॉरी, टीजीटी में अगर लेते हैं तो यहां लिखा जाएगा, तो आपको कितना जमा करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, 2500 रुपए जमा करना पड़ेगा। अगर आप पीजीटी में एडमिशन लेते हैं, प्रवक्ता देते हैं नागरिक शास्त्र से यानी सिविक्स से, तब आपको कितना पेड करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, तब आपको 3000 रुपए पेड करना पड़ेगा। इसे भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? और यह छूट आपको अभी 3 दिनों तक मिलेगी। उसके बाद पीजीटी की फीस हो जाएगी 6000 रुपए और टीजीटी की फीस आपकी हो जाएगी 5000 रुपए। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे सीधा चलते हैं अपने पाठ्यक्रम पर। एलिजिबिलिटी मैंने पहले बता दिया, पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है रिलेटेड सब्जेक्ट में। जिस विषय से आप प्रवक्ता का एग्जाम देना चाहते हैं, पीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं, उस विषय में आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। लेकिन आप अगर टीजीटी देना चाहते हैं, अगर ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट आपके रहे हैं, किसके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में से, तो आप टीजीटी दे सकते हैं। और साथ ही साथ बीएड होना अनिवार्य है। लेकिन जब आप टीजीटी देंगे तो इन 4 विषयों में से कोई 2 विषय आपको लेना पड़ता है। अब जब 2 विषय लेना पड़ता है तो क्वेश्चन आते हैं 125, तो कोई एक सब्जेक्ट का 63 क्वेश्चन रहेगा, कोई दूसरे सब्जेक्ट का 62 क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें से आपको जितना बेहतर स्कोर इसमें कर पाएंगे उतना बेहतर आपके लिए चयन के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात पॉलिटिकल साइंस की करूं, जो मैंने पेपर का स्टैंडर्ड देखा है, जिस तरीके से पेपर आता है और जिस तरीके से हम लोग सिविल के कैनवास पे पढ़ाते हैं, और यहां पर जब आपके साथ हम काम करेंगे तो निसंदेह रूप से पॉलिटिकल साइंस में यह मैं आपसे क्लेम करता हूं कि 63 क्वेश्चन में 60 आप करके आएंगे। यह मेरा वादा है आपसे। अगर जो बहुत गंभीर छात्र होंगे, जो मेहनत करने की उतनी हिम्मत रखते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आप 63 में 63 करके आ जाएं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, आसान बात होगी। लेकिन ये पूरी संभावना है कि 60 से कम स्कोर करके आप नहीं आएंगे। और अगर ऐसे ही लगभग आपने दूसरे विषयों पर भी पकड़ बना लिया तो टीजीटी पे सिलेक्शन 100% है। जब इसमें इंटरव्यू था तो इसकी कट ऑफ 105-106 क्वेश्चन रहती थी। कितने में? 125 क्वेश्चनों में। इंटरव्यू हट गया है, इसलिए संभावना है कट ऑफ 110 तक हो सकता आप जाए, 110 प्लस तक जा सकती है, 112-13 तक।
और हम टारगेट लेके जब 60-60 क्वेश्चन चलेंगे कि 63 में एक में 60 करना है, एक में 62 में 60 करना है, तब हम एकदम सेफ जोन में रहेंगे। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, जो फैकल्टी आपके साथ काम करेगी, मेहनत करेगी, क्योंकि हमने प्लान क्या किया है, जब इसका कॉन्सेप्ट आपको हम टॉपिक वाइज समझाएंगे, एक एक टॉपिक, पहले टॉपिक को पूरे विस्तार पूर्वक एक एक बेसिक बातों को बताएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, फिर उसके बाद उस पर आधारित पिछले 25 सालों में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर और सिविल सेवा तक पूछे गए सवालों का अभ्यास इतना करा दिया जाएगा कि उससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो गलत नहीं होने वाला है, किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि ये वैकल्पिक प्रकृति का पेपर होता है जो आपका ये एग्जाम टीजीटी पीजीटी का होता है। और इसके लिए पढ़ना तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन पढ़ने के साथ उस पर आधारित प्रश्नों पर अगर पर्याप्त मात्रा में अभ्यास कर लिया गया तो कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि ये प्रीलिम्स जैसा एग्जाम है, ये मेंस नहीं है, ये प्रीलिम्स जैसा एग्जामिनेशन है। और ये जिम्मेदारी आपको नहीं देंगे हम कि हम पढ़ाएंगे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, नहीं, हम टॉपिक पढ़ाएंगे भी, उसकी मूल अवधारणा को समझाएंगे भी, बेसिक एक एक छोटे छोटे टर्म को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद एक एक टॉपिक पर जितने क्वेश्चन पिछले 25 सालों में पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों की चर्चा यही क्लास में कराया जाएगा। और जितने भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको एक एक टॉपिक में कम से कम 50 से 100 क्वेश्चनों का अभ्यास कराया जाएगा। फिर आयोग पूछेगा कहां से, माध्यमिक कहां से सवाल पूछेगा आपसे, लेकिन उसके लिए रणनीतियां बनानी पड़ती है, और यही रणनीतियां हम लोग सिविल सेवा में काम करते हैं। जब वहां सफलता मिली है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बस जो भी बच्चे टीजीटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस में आज ही एडमिशन ले लीजिए, 3 दिनों तक का समय है, 50% डिस्काउंट है, फीस ना के बराबर रखी गई है। कहीं भी एडमिशन ले भी लिया हो, हम तो ले चुके हैं सर, हम तो फंस गए हैं, या हमने ले लिया, फंसे कहीं नहीं है। जो व्यक्ति जहां भी लेगा, हर अध्यापक अपना 100% देता, सब अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी मैं अपील करना चाहूंगा कि 2500 रुपए कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। एक बार जीएसओ के संस्थान से जुड़कर देखिए, शायद कुछ बेहतर मिलेगा, कुछ नया मिलेगा। और अगर 5 क्वेश्चन भी बढ़कर हमारा सिलेक्शन हो गया तब क्या, जीवन पूरा हमारा कंप्लीट हो गया 60 साल तक का, यही तो हमारा लक्ष्य है, सफल होना। पीजीटी में भी 3000 है, तो मैं यही चाहूंगा कि अगर आपने कहीं एडमिशन लिया भी है, कहीं पढ़ भी रहे हैं, तो अभी बहुत कम राशि है, 2500 टीजीटी, 3000 पीजीटी। एक बार जीएसओ के संस्थान से जुड़कर देखिए, फिर देखिए किस तरीके से टीजीटी पीजीटी में भी पॉलिटिकल साइंस में काम किया जाएगा। और मैं इसके लीड रोल में हूं, समस्या कोई नहीं आएगी आपकी। 50% सिलेबस में ही कवर करूंगा, कुछ टॉपिक होंगे जो दूसरे टीचर आएंगे, उनसे भी आपको डेमो क्लास में मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं सिलेबस पे। सबसे पहले हम प्रवक्ता के सिलेबस को बताते हैं, लेकिन प्रवक्ता के मतलब लेक्चरर के सिलेबस को बताने से पहले, यानी कि पीजीटी की सिलेबस से बताने से पहले मैं ये कहूंगा, अगर थोड़ा बहुत भी आपने पॉलिटी पढ़ा है तो आप एक शब्द पढ़ते हैं मंत्रिमंडल, बोलिए यस और नो, कहेंगे हाँ सर मंत्रिमंडल पढ़ा है, कैबिनेट। और एक शब्द पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद, कहते हैं हाँ सर ये भी पढ़ा है। फिर आपको कहा जाता है मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के पेट में समाया हुआ है, मतलब मंत्रिपरिषद में भारत का प्रधानमंत्री होता है, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री होते हैं, सामान्य राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। जबकि कैबिनेट मंत्री में क्या होते हैं, जबकि कैबिनेट में कौन कौन होते हैं, केवल 2 लोग होते हैं, प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री। तो इसका मतलब हुआ जो कैबिनेट होता है वह मंत्रिपरिषद के पेट में समाया होता है। मैं अपनी बात की शुरुआत इससे क्यों कर रहा हूं, मुझे सिलेबस बताना चाहिए था, मैं इसकी शुरुआत एक उदाहरण के माध्यम से कर रहा हूं। इसका मतलब है जो टीजीटी का सिलेबस है वह पीजीटी के पेट में समाया हुआ है। यह कैबिनेट है, यह मंत्रिपरिषद है। बात समझ पाए या नहीं जो मैं समझाना चाह रहा हूं? इसका मतलब यह हुआ कि जब पीजीटी का पूरा पाठ्यक्रम आप पढ़ेंगे तो टीजीटी का पूरा सिलेबस उसके अंदर फिट है, लेकिन ये बाहर की चीजें आपको एक्स्ट्रा पढ़ना भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर पीजीटी के सिलेबस को आपने अच्छे से समझ लिया तो टीजीटी इसी के अंदर खुद ही समाया है, बल्कि कुछ चीजों को छोड़ ही देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं आपसे। अब आपको मैं पीजीटी के सिलेबस को डिस्कस करता हूं। राजनीतिक सिद्धांत सबसे पहले इसमें पूछा जाता है। राजनीतिक जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसको लेकर के क्या क्या क्वेश्चन आते हैं जरा देखिएगा। एकदम शब्द शब्द आपको यहां पर मेंशन किया गया है और उसी शब्द के अकॉर्डिंग पूरी थ्योरी आपको पढ़नी है, क्योंकि उससे बाहर का कोई सवाल नहीं आएगा। और पहला शब्द क्या है इसमें, राजनीतिक शास्त्र। और राजनीतिक शास्त्र की आपको सबसे पहले क्या पढ़ना, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, परिभाषा। फिर इसका विषय क्षेत्र क्या है और इस राजनीतिक शास्त्र की अध्ययन पद्धतियां क्या हैं। जब इसको आपको पढ़ाया जाएगा तो इसकी डिफिनेशन भी बताई जाएगी,
अलग अलग विद्वानों के द्वारा क्या क्या परिभाषाएं इसे दी गई, और साथ ही साथ इसका विषय क्षेत्र क्या है और इसकी अध्ययन पद्धतियां क्या क्या हैं, उन सारे विषयों पर चर्चा होगी। तब पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा टॉपिक है राज्य यानी कि स्टेट। कई बार आप पॉलिटी में ऐसे ही पढ़ते हैं राज्य क्या है, राज्य के तत्व क्या क्या होते हैं, राज्य की प्रकृति कितने प्रकार की होती है, लोकतंत्रात्मक राज्य क्या होता है, और आपका कल्याणकारी राज्य क्या होता है, सामान्य राज्य क्या होता है, राज्य के लिए कौन सा तत्व सबसे आवश्यक है, सब कुछ आपको बताया जाता है। नगर राज्य क्या था, कल्याणकारी राज्य क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, राज्य को लेकर अलग अलग विद्वानों के द्वारा क्या परिभाषाएं दी गई हैं, ये सब कुछ विस्तार पूर्वक राज्य की परिभाषा पहले सीखना पड़ेगा। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति होती है, अलग अलग विद्वानों के माध्यम से इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत क्या बताए गए। एकदम टू द लाइन पर रहना है, ट्रैक से बाहर नहीं जाना है, इसी ट्रैक पर कि जैसे ही हेडिंग पढ़ेंगे सबसे पहले परिभाषा पे विस्तार पूर्वक चर्चा होगी, उसके बाद इसके महत्वपूर्ण तत्व क्या है उन तत्वों पर चर्चा होगी, और राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत क्या है उस पर चर्चा होगी। फिर उसके बाद इसी पर आधारित क्वेश्चन करा दिए जाएंगे कि राज्य पर आधारित आज तक टीजीटी पीजीटी में कितने सवाल पूछे गए हैं और भविष्य में कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, सबकी चर्चा विस्तार पूर्वक। उसके बाद संप्रभुता सोवरेनिटी जो आप प्रस्तावना में पढ़ते हैं, अक्सर इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, लेकिन संप्रभुता किस प्रकार की होती है, संप्रभुता के तत्व क्या क्या होते हैं, तो संप्रभुता को लेकर के, सोवरेनिटी को लेकर के इसका अर्थ क्या है, संप्रभुता की प्रमुख विशेषताएं क्या है, संप्रभुता के प्रकार क्या है, क्या संप्रभुता का अर्थ क्या है, संप्रभुता की प्रमुख विशेषताएं क्या है, संप्रभुता के प्रकार क्या है, यह सब कुछ आपको यहां पर बताया जाएगा। उसके अलावा फिर आपका एकलवादी एवं बहुलवादी सिद्धांत क्या है, कानून की परिभाषा, कानून के स्रोत क्या क्या है जो आप पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, कानून और नैतिकता के बीच अंतर क्या है। फिर इसके बाद जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहां आप केवल अधिकार पढ़ते हैं, स्वतंत्रता पढ़ते हैं, लेकिन यहां विस्तार पूर्वक आप स्वतंत्रता जानेंगे, समानता को जानेंगे, अधिकार को जानेंगे, न्याय को जानेंगे, और इससे संबंधित अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, इसके क्या क्या तत्व बताए हैं, इसके और संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सब की चर्चा की जाएगी। उसके बाद राजनीतिकवाद में व्यक्तिवाद क्या है, उदारवाद क्या है, लिबरलिज्म, प्रत्ययवाद क्या है, अराजकतावाद क्या है, फाशीवाद क्या है, वैज्ञानिक समाजवाद क्या है, प्रजातंत्र और अधिनायक तंत्र क्या है। यही कंप्लीट सिलेबस है पीजीटी का, राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी में। और जब टीजीटी पढ़ेंगे इसमें से 30% कम हो जाएगा, 30% कम हो जाएगा, इसमें से लगभग 30% कम हो जाएगा, बाकी 70% वही चीजें हैं जो यहां पर है। यही अंतर है पीजीटी और टीजीटी के सिलेबस में, इतना सा ही मात्र अंतर है। और उसके बाद जब राजनीतिक दर्शन यहां आपको पढ़ना होगा, राजनीतिक दर्शन आपको यहां पर पढ़ना होगा, और ये थिंकर मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा मैं पढ़ाऊंगा, पूरे पॉलिटी का हिस्सा मैं पढ़ाऊंगा, और आपके जितने भी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन और भारतीय राजनीतिक चिंतन पीजीटी और टीजीटी के सिलेबस में ये मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। और जब पढ़ाऊंगा तो जैसे आज तक संविधान के प्रत्येक हिस्से पर आपकी पकड़ है, शायद वही वैसे ही पकड़ आपकी इन राजनीतिक चिंतनों पर भी हो जाएगी, और इनसे आधारित सारे सवालों को भी आप आसानी से कर लेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी के लिए दूसरे सर हैं जो आपको पढ़ाएंगे, और बाकी कभी कोई दिक्कत आई तो आपके गाइडेंस के लिए हम आपके साथ हमेशा पूरे कोर्स में हैं, क्योंकि अभी समय की बाध्यता है, पूरा का पूरा सिलेबस हम अकेले भी डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मेंस का बैच लगातार लगा हुआ, उसमें भी मुझे काम करना है। तो इसलिए फ्रेंड ध्यान रखिएगा। तो राजनीतिक दर्शन की अगर बात किया जाए तो इसमें है आपके प्लेटो, इसमें है आपके अरस्तु, हॉब्स, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, जेएस मिल, ये सब किसके हैं, प्रवक्ता के ये सारे चिंतक आपको पढ़ने हैं। इन सब के अलावा कार्ल मार्क्स भी हैं, लेनिन हैं, माओ से तुंग हैं, और ये सब पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है। अब यहां से भारतीय आ जाएंगे, यहां से भारतीय राजनीतिक चिंतन आ जाएंगे। मनु, कौटिल्य, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, लोहिया, जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक दर्शन, ये आपके भारतीय राजनीतिक चिंतन है, वो आपके पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है। और उन सभी चिंतकों को, थिंकरों को आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाएगा, उनकी जीवनी को बताया जाएगा, उनका समान परिचय कराया जाएगा,
उनके अलग अलग क्या थ्योरियां रही, क्या उनकी फिलॉसफी रही, क्या उनका दर्शन रहा, अलग अलग मुद्दों पर उनके क्या विचार रहे, उनके कौन कौन से महत्वपूर्ण स्टेटमेंट और कथन रहे, उनके द्वारा लिखी गई कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें रही, उन पुस्तकों का संबंध किस कॉन्सेप्ट से रहा, ये पूरी चर्चा विस्तार पूर्वक आपको किया जाएगा। और ये पूरा थिंकर का हिस्सा मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, ये थिंकर का हिस्सा मैं ही पढ़ाऊंगा। जैसे ही संविधान वाला हिस्सा कंप्लीट होगा फिर आपको थिंकर का हिस्सा शुरू कर दिया जाएगा। और इस बात का पूरा भरोसा रखिए, जब इसको एक बार पढ़ेंगे फिर भविष्य में दोबारा इन थिंकर्स को आपको नहीं पढ़ना होगा, और ये पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी ही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तुलनात्मक राजनीतिक आपको पढ़ना है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। जो आपको पॉलिटिकल थ्योरी वाला टॉपिक डील करेंगे वही सर आपको ये टॉपिक भी डील करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है, संघवाद, फेडरलिज्म, इसके प्रमुख तत्व क्या है, प्रवृत्तियां एवं समस्याएं क्या है, और उसके बाद ध्यान रखिएगा नागरिकों के मौलिक अधिकार। अब ये मैं पढ़ाऊंगा, जो हिस्सा पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का होगा वो मैं पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, व्यवस्थापिका यानी कि संसद संरचना, कार्यपालिका की संरचना, अधिकार और स्थिति, पूरा का पूरा वही पॉलिटी का हिस्सा जो मैं आपको पढ़ाता हूं। न्यायपालिका, संरचना, कार्य एवं स्वतंत्रता, नौकरशाही कार्य और महत्व, प्रतिबद्धता एवं तटस्थता, निर्वाचन पद्धति और उसकी समस्याएं एवं समाधान, ये पूरा का पूरा हिस्सा ही मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि इसमें मोस्टली पॉइंट वही है जो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। ठीक है, जो पॉलिटिकल थ्योरी का हिस्सा होगा वो दूसरे सर आपको यहां पर पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको यहां पर राजनीतिक दल है, ये हम आपको पढ़ाया ही जाता है, आपके सब्जेक्ट में ही है। दबाव समूह तथा लोकमत, उपर्युक्त अवधारणाओं का अध्ययन भारत, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस एवं चीन की विशेष संदर्भ में किया जाएगा तुलनात्मक रूप से, इसलिए इसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नाम दिया गया इस पूरे पार्ट को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उसके बाद फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत आ जाएगा। यह वाला हिस्सा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले से बता दे रहा हूं कौन कौन से हिस्से को मैं पढ़ाऊंगा। मैंने बता दिया पूरा का पूरा पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन वाला हिस्सा जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो पूरा का पूरा थिंकर्स का हिस्सा था, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, प्लेटो अरस्तु से लेकर जेएस मिल तक, और आपको गांधी नेहरू से लेकर अंबेडकर तक। और आपको फिर ये जो हिस्सा है ये आपको जो हमारे सीनियर फैकल्टी आपके साथ काम करेगी, वो सीनियर फैकल्टी आपके साथ डिस्कस करेगी, उनका भी डेमो क्लास कल परसों में आपको मिल जाएगा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति, इसमें आपका सिद्धांत एवं व्यवहार समझना है किसका, प्रमुख अवधारणाओं का, जैसे कि शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, राष्ट्रीय हित, प्रमुख प्रवृत्तियां इसकी, जैसे कि शीत युद्ध क्या है जो कि एनसीईआरटी में आप पढ़ चुके हैं, क्लास 11 की एनसीईआरटी में मैंने पढ़ाया भी है आपको। तनाव, शैथिल्य, असंलग्नता आंदोलन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं एवं संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ये भी मैं पढ़ा दूंगा, ये भी मैं ही पढ़ाऊंगा। नोट कर लीजिए, जो मैं बोलता जाऊंगा ये मैं पढ़ाऊंगा, उसको मैं ही पढ़ाऊंगा आपको पूरा। इसमें आपको संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसके अभिकरण, आसियान में तो करंट अफेयर की क्लास तक इसकी चर्चाएं करता रहता हूं, सार्क, प्रमुख मुद्दे जैसे कि निशस्त्रीकरण, ये पूरा जो टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला, ये मुद्दा मैं ही आपको डिस्कस करूंगा। उसके बाद क्या है, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, उत्तर दक्षिण पूर्व वार्ता, दक्षिण सहयोग, तृतीय विश्व अवधारणा एवं समस्याएं, विदेशी नीति, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के साथ भारतीय संबंध, ये सारे पॉइंट्स यहां पर आपके पूछे जाएंगे आईआर की दिशा में। उसके बाद क्या है, भारतीय लोक प्रशासन, अभी ये टॉपिक मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक आपको जो हमारे सार के सीनियर फैकल्टी वही डील करेंगे आपको। अभी मैं आपको लोक प्रशासन नहीं पढ़ा रहा हूं, तो मैंने क्या क्या पढ़ा है, संविधान एवं राज्य व्यवस्था पूरा मेरा टॉपिक होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय संगठन, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे वह ब्रिक्स हो, चाहे सार्क हो, चाहे आसियान हो, चाहे 10-6 हो, चाहे सीओ हो, वो सब मैं पढ़ाऊंगा। और उसके अलावा मैंने आपको कहा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन भी मैं ही पढ़ाऊंगा और भारतीय राजनीतिक चिंतन भी मैं पढ़ाऊंगा। लोक प्रशासन के दूसरे टीचर होंगे आपको जो हमारे साथ आपको पढ़ाएंगे। सिद्धांत एवं व्यवहार, इसके प्रशासकीय व्यवहार, ये आपके लिए नया टॉपिक थोड़ा हो सकता है। इसमें निर्णय करना, नेतृत्व के सिद्धांत क्या होते हैं, संप्रेषण क्या होता है, अभिप्रेरणा क्या है, संगठनों की संरचना किस प्रकार से है, मुख्य कार्यपालिका क्या है, सूत्र स्टाफ एवं सहायक अभिकरण क्या है, विभाग निगम एवं उसकी स्वतंत्रता, नियामकी आयोग,
कार्मिक प्रशासन, नौकरशाही भर्ती, प्रशिक्षण पदोन्नति और प्रशासन में सचरित्रता और उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण। उत्तरदायित्व और नियंत्रण कहां देखना है आपको? संसदीय नियंत्रण के अस्त्र के रूप में बजट, प्रशासन पर विधायिका का नियंत्रण, कार्यपालिका एवं न्यायिक नियंत्रण और प्रशासनिक सुधार। इस वाले हिस्से को भी हमें डिस्कस कर देंगे आपको, क्योंकि ये हमारे पूरे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ हिस्सा है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? ये एग्जाम आपका नवंबर तक होना है, अक्टूबर नवंबर तक। ये निश्चित तिथि है कुछ, लेकिन ये एग्जाम आपका पोस्टपोन भी हो सकता है, आगे बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ेगा। हम लोग समय को बढ़ा करके कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। बढ़ गया तो जिस रफ्तार में चलते रहेंगे उसी रफ्तार में चलेंगे। ये तो आपका पीजीटी का कोर्स हो गया। अब आपको टीजीटी का कोर्स केवल 1 मिनट में हम चर्चा कर देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि टीजीटी का पूरा सिलेबस पीजीटी के सिलेबस में बैठा हुआ है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें आपका नागरिक शास्त्र है, इसमें आपका नागरिक शास्त्र है। एक सेकंड जरा तो ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ध्यान देखते हैं फ्रेंड, नागरिक शास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो टीजीटी का इसका सिलेबस क्या है। अब देखिए, जो पीजीटी में देखा था ना, राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा और प्रकृति सेम, विशेष क्षेत्र एवं राज्य की परिभाषा, निर्माणक तत्व, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत सेम, राजनीतिक अवधारणाओं में संप्रभुता, कानून एवं दंड के सिद्धांत सेम। अभी भी कोई एक ऐसा सिंगल शब्द आपके सामने दिखा जो पीजीटी में नहीं था? सेम वही सिलेबस है। अब आगे बढ़िए, अगर आगे जाते हैं तो इसमें स्वतंत्रता, समानता अधिकार, नागरिकता, प्रजातंत्र एवं अधिनायक तंत्र, राजनीतिकवाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद, फांसीवाद एवं वैज्ञानिक समाजवाद। कोई एक ऐसा सिंगल शब्द जो पीजीटी में नहीं था? सेम सिलेबस। जो टीजीटी में आप पढ़ेंगे सेम वही पीजीटी में आ जाएगा। जो बच्चे प्रवक्ता पीजीटी नागरिक शास्त्र दे रहे हो टीजीटी में हर हाल में रखेंगे, क्योंकि सिलेबस दोनों का एकदम सेम है। लेकिन जब राजनीतिक दार्शनिक की बात अगर हम करें तो इसमें कौन कौन से दार्शनिक हैं, जरा ध्यान से देखते हैं। प्लेटो है, अरस्तु है, हॉब्स हैं, जॉन लॉक हैं। उसके अलावा इसमें कौन है? रूसो है। एक सेकंड जरा रुकिएगा फ्रेंड्स। चलिए, तो आपने देखा कि इसमें भी प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक और रूसो और बेंथम और जे.एस. मिल, यहां पर क्या होंगे? जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, मनु, कौटिल्य और गांधी। बस इतने चिंतक हैं इसमें। तो जितने भी चिंतक मैंने आपको पीजीटी में पढ़ाया, क्या उसके बाद इन चिंतक में कोई नया चिंतक आया? सेम है। तो अभी तक आप कह सकते हैं सर सिंगल वर्ड भी चेंज नहीं हुआ पीजीटी और टीजीटी के सिलेबस में, कुछ कम हो गए हैं। 1-2 चिंतक यहां कम हो गए हैं, 1-2 यहां पर आपके टॉपिक यहां पर कम हो गए हैं। 1-2 टॉपिक कम हुए हैं, बढ़ा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शासन एवं राजनीतिक, भारतीय संदर्भ में संविधान, परिभाषा एवं वर्गीकरण, सरकार के प्रकार, संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक, एकात्मक और संघात्मक सरकार, ये आपको पूरे पॉलिटी में पढ़ाया ही जाएगा। व्यवस्थापिका यानी संसद, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली, चुनाव आयोग, चुनाव सुधार, राजनीतिक दल, मतदान व्यवहार, भारतीय राजनीतिक प्रणाली। उसके बाद क्या है? गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, सुभाष, जिन्ना एवं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। यह नया टॉपिक मिला आपको, यह भी मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, उसके पश्चात
जब उग्रवादी और उदारवादी दो खेमे में राष्ट्रीय आंदोलन की पूरी शाखाएं क्लासिफाई होती हैं, उसके पश्चात गोखले, भारतीय राजनीतिक प्रणाली में गोखले, तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जिन्ना एवं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान क्या रहा, यह भी मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। यह है मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा, लेकिन इसमें सम्मिलित है टीजीटी के एग्जाम में, यह पूरा का पूरा मैं डिस्कस करूंगा। संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसको अच्छे से समझना हो। आज शाम को जब मेंस का क्लास लेके आ रहा हूं, वहां आज इसी से मेरी क्लास शुरुआत होगी, संविधान की विशेषताओं से ही। तो आप देख लेंगे भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ सरकार, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद व सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, राज्य सरकार में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र राज्य संबंध, जिला प्रशासन में जिलाधिकारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था, भारतीय लोकतंत्र की कुश्तारी और भारतीय राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, यह नया टॉपिक है, एक टॉपिक केवल नया मिला भी, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह और भारतीय प्रशासन। केवल एक सिंगल टॉपिक अभी हमें मिला कि राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, यह पीजीटी में नहीं था, यह यहां आपको दिख रहा है। और उसके बाद नौकरशाही और अंबुड्समैन यानी कि लोकपाल और लोकायुक्त, भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका मतलब है कि टीजीटी की अगर मैं बात करूं तो टीजीटी में 80% सिलेबस में पढ़ाऊंगा आपको, टीजीटी में लगभग 80% सिलेबस में ही पढ़ाऊंगा। कुछ शुरुआती हिस्से में जो हमारे साथ वाले सर पीजीटी के लिए डिस्कस करेंगे, कुछ 20% टॉपिक आपको डिस्कस करेंगे, 80% में ही पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि मेरा ही पूरा सिलेबस है ये। तो इसलिए आपको ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस में टीजीटी और पीजीटी में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और जो भी बच्चे सोशल स्टडी में अगर पॉलिटिकल साइंस रखे हैं, तो ये मेरा उनसे दावा है कि 63 क्वेश्चन में टॉपिक और पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप 60 क्वेश्चन करने की हालत में 100% रहेंगे। और 125 क्वेश्चन आपका पीजीटी में है, लक्ष्य हमारा कम से कम 115 क्वेश्चन मिनिमम रहेगा और 120 क्वेश्चन मैक्सिमम। ये तो हमारा लक्ष्य पीजीटी में रहेगा। और इस लक्ष्य के लिए करना क्या है वो हम करेंगे, केवल आपको भरोसा जताकर 2500 रुपए टीजीटी में, 3000 रुपए पीजीटी में फीस सबमिट करके जीएस वर्ल्ड के साथ जुड़ना है। और फिर से रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। 3 क्लासेस हो सकता है शुरुआती दौर में यूट्यूब पर पब्लिक रहे, बाकी फ्री क्लासेस उन्हीं को मिलेंगी जिन बच्चों का एडमिशन होगा। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करते हैं अब हम क्लास की। प्रवक्ता नागरिक शास्त्र हल प्रश्न पत्र 2021। अब आपको क्लास करना है, अब लिंक को शेयर कर दीजिए। अब और भी साथियों को आप लोग क्लास में जोड़ लीजिए जो अब तक क्लास से नहीं जुड़े थे, ताकि वो सारे बच्चे भी क्लास से जुड़ जाएं। जो अब तक क्लास में नहीं जुड़े थे, ताकि वो सारे स्टूडेंट्स भी क्लास में जुड़ जाएं। तो आइए देखते हैं प्रवक्ता नागरिक शास्त्र हल प्रश्न पत्र 2021 को। यह पेपर हुआ था 18 अगस्त 2021 को, अभी सही से 1 साल भी नहीं हुए, लगभग 8 से 9 महीने की पहले की बात है। पीजीटी का पेपर, जो कि टीजीटी के स्टैंडर्ड से काफी हाई माना जाता है, इसकी तुलना में टीजीटी का पेपर और आसान रहेगा। पीजीटी के पेपर को हम लोग देखते हैं कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पे लगभग कितने सवाल पूछे गए और सवाल का स्टैंडर्ड क्या था। मैंने ये तो बता दिया क्या पढ़ना है, अब पेपर देखिए, ये भी पता लग जाएगा कितना पढ़ना है। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपके सामने। जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो बजट में संशोधन किया जा सकता है और पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। सवाल किसका है? बजट का। कहां पढ़ते हैं हम लोग? जब हम लोग संसद पढ़ते हैं, पार्लियामेंट पढ़ते हैं, केंद्र की विधायिका पढ़ते हैं, तो आपको बजट पढ़ाया जाता है कि बजट को कौन प्रस्तुत कराता है, कौन प्रस्तुत करता है, बजट का पारित होना कहां आवश्यक है, अगर बजट नहीं पारित हुआ तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, ये सारी बातें आपको संसद में पढ़ाया जाएगा। वही का एक सवाल पूछा गया है विधायिका का 2021 में कि जब वार्षिक केंद्रीय बजट, यानी केंद्र की बजट की बात हो रही, राज्य की नहीं, जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? क्या बजट में संशोधन किया जाता है और पुनः प्रस्तुत किया जाता है? क्या बजट को राज्यसभा के सुझाव के लिए संदर्भित किया जाता है? क्या केंद्रीय वित्त मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कहा जाता है? क्या प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद का त्याग पत्र प्रस्तुत करता है? अब आपको यहां बताना है
कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जितने भी साथी क्लास में आ चुके हैं फटाफट सभी लोग जुड़िए और जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास में आ चुके हैं सब लोग फटाफट बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, सरकार को त्यागपत्र 3 स्थितियों में देना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सरकार को त्यागपत्र 3 स्थितियों में देना पड़ता है। एक तो सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसको समझाने के लिए मैं 3 क्वेश्चन एक साथ तैयार करा देता हूं। किन स्थितियों में सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है? अगर एक सवाल मैं आपसे करूं कि किन स्थितियों में सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्या सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो ध्यान से सुनिएगा। एक तो पहली स्थिति आप यह सुनते हैं, जब कभी भी लोकसभा के द्वारा अनकॉन्फिडेंस मोशन यानी कि आप जिसे कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव, अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो सरकार को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। यह पहली कंडीशन है कि जब सरकार को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। दूसरी कंडीशन को सुनिएगा। आपने सुना होगा कि एक संविधान का हमारा एक आर्टिकल है अनुच्छेद 87। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण है। ध्यान से सुनिएगा। पढ़ने का सही तरीका यह होता है कि अगर एक क्वेश्चन आपके सामने आए तो एक क्वेश्चन के माध्यम से अगर 15 क्वेश्चन नहीं तैयार हो गया तो टॉपिक को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। और हमारे लोग क्वेश्चन सॉल्व कराने का तरीका यही रहता है कि अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो उससे अगल बगल इतना ऑपरेशन कर दीजिए कि 10-12 क्वेश्चन आपकी गिरफ्त में आ जाए और वो भी सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं। तो मैंने कहा कि अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का अभिभाषण है। राष्ट्रपति का अभिभाषण है मतलब संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, स्पीच देता है। कब कब? 2 स्थितियों में। प्रत्येक वर्ष पहले सत्र की पहली बैठक में, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ष पहले सत्र की पहली बैठक में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है कि 3 सत्र वर्ष भर में होते हैं। सबसे पहले बजट सत्र होता है, फिर ग्रीष्मकालीन सत्र होता है जिसे आप मानसून सत्र के नाम से जानते हैं, फिर लास्ट में शीतकालीन सत्र होता है। बजट सत्र से वर्ष की शुरुआत होती है। तो बजट सत्र के बाद पहली बैठक में, और जिस वर्ष लोकसभा का चुनाव होगा तो लोकसभा के चुनाव के पश्चात भी, ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा के चुनाव के बाद भी पहली बैठक में राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करता है जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। आपके पॉलिटी में सवाल भी पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का अभिभाषण है? आंसर क्या होगा? आर्टिकल 87। क्या होगा? आर्टिकल 87। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है या कब कब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है? तो आंसर होगा प्रत्येक वर्ष पहली बैठक में, प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र की पहली बैठक में। दूसरा, आम लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है। एक बार सवाल पूछा गया है आपके इसी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है, क्या राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है यह स्वयं राष्ट्रपति का स्वयं का अभिभाषण है? राष्ट्रपति का स्वयं का अभिभाषण है? थिंकर भी चलेगा या नहीं? थिंकर भी चलेगा और थिंकर मैं ही पढ़ाऊंगा। थिंकर कोई और नहीं पढ़ाएगा, थिंकर मैं ही पढ़ाऊंगा। जितने भी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है और जितने भी भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसको भी मैं ही पढ़ाऊंगा। और सर पीजीटी और टीजीटी की क्लास एक साथ ही चलाएंगे या अलग अलग? दोनों क्लास एक साथ रहेगी। पीजीटी लेवल पे हम टीजीटी को भी पढ़ाएंगे और जो टॉपिक आपका टीजीटी में है उसको आपको स्किप कर देना है। मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि टीजीटी वाले बच्चे इस टॉपिक को छोड़ दें। शब्द पे ध्यान दीजिएगा मेरे। जो भी बातें होगी एकदम स्पष्ट बातें होंगी, साफ सुथरी बातें होंगी। जो वायदा किया जाएगा वो पूरा किया जाएगा, जो नहीं कर सकते वो वायदा किया ही नहीं जाएगा। दोनों क्लासेस एक साथ आपकी चलेंगी, अलग अलग क्लासेस नहीं है। लेकिन पीजीटी की लेवल पे हम आपको टीजीटी की क्लासेस कराएंगे। अगर आप 200 मीटर की रेस का अभ्यास करते हैं तो 100 मीटर आपके लिए आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा। लेकिन पीजीटी में जब भी कोई ऐसा टॉपिक आएगा ये टीजीटी में नहीं है, तुरंत अनाउंस कर दिया जाएगा, टीजीटी वाले बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि टीजीटी का पूरा 90% सिलेबस, क्या 100% सिलेबस इसी पीजीटी में शामिल है। बात स्पष्ट हो गई भाई? आगे चलते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव बताया मैंने। हमने कहा यहां दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कब कब होता है। तीसरा सवाल पूछा जाएगा
कि राष्ट्रपति का जो यह अभिभाषण होता है, क्या यह राष्ट्रपति का स्वयं का अभिभाषण है? आंसर है नो। आंसर है नो। बल्कि यह मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया गया अभिभाषण है। इसमें क्या लिखा होता है? इस भाषण में क्या लिखा होता है? तो इसका आंसर है कि इस भाषण में, ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्द को, इस भाषण में संसद के भावी नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख होता है। क्या? सरकार के भावी नीतियों, भविष्य में जो कार्य करने वाली है, उस नीतियों का और उन कार्यक्रमों का उल्लेख होता है जो संसद के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और जब राष्ट्रपति के इसी अभिभाषण को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है, तब उसे क्या कहा जाता है? धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, आज अगर आपसे बजट पूछा गया है तो कल आपसे धन्यवाद प्रस्ताव भी पूछ लिया जाएगा। और धन्यवाद प्रस्ताव भी अगर पारित नहीं होता है तो सरकार पर इस बात का दबाव बढ़ जाएगा कि वो अपना त्याग पत्र दे, क्योंकि धन्यवाद प्रस्ताव, रुक जाओ दिख रहे हैं, इसलिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित न होने पर, ध्यान रखिएगा इस बात का आप, इसका मतलब है कि सरकार का बहुमत समाप्त हो गया है। सर टेस्ट भी टॉपिक खत्म होने के तुरंत बाद उसी टॉपिक का टेस्ट होगा? बिल्कुल होगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए पढ़ने और पढ़ाने का दो तरीका होता है। टीचर सामने कुछ लेके नहीं है, बिल्कुल दिमाग में जो बातें चल रही लगातार पढ़ा रहा होता है। एक रिदम होता है, रिदम के बीच टीचर रुकना नहीं चाहता है। चीजों को जब समझा रहे तो बात पूरी होने के बाद ही टीचर रुक पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी जो सवाल होंगे, आज मैं जब एक क्लास समाप्त करूंगा, मैं 15 मिनट आपके कमेंट लूंगा। जितने सवाल आपको पूछने हो हमसे, क्लास कैसे चलेगा, टेस्ट कैसे कराया जाएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे होगी, टॉपिक कैसे हमें पढ़ाया जाएगा, आपके द्वारा क्या क्या मटेरियल हमें पीडीएफ में मिलेगा, कितने दिनों में कोर्स समाप्त कर दिया जाएगा, कितने घंटे की क्लासेस हमारी होंगी, कितने दिन यूट्यूब पर होंगी, और इसके लिए हमें प्रैक्टिस सेशन में क्या क्या मिलेगा, उन सारी चीजों की चर्चा का जवाब मैं वहां दूंगा। अगर बीच में, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे बच्चे क्लास कर रहे हैं, हर 2 मिनट में कोई एक सवाल आएगा, हमारी टीम बताएगी भी सर देखिए किसी बच्चे का सवाल है, लेकिन टॉपिक को डिस्कस करते समय अगर बीच बीच में हम सवालों का जवाब देंगे तो इससे पूरा टॉपिक इनकम्प्लीट हो जाएगा। आप चीजों को एक क्रमबद्ध तरीके से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपसे वायदा करता हूं, जैसे ही मैं क्लास कंप्लीट करूंगा 15 से 20 मिनट आपको टाइम दूंगा, क्योंकि आज पहला दिन है। आप विस्तार पूर्वक अपनी जितनी उलझने हैं, आपके जितने डाउट्स हैं, सबको क्लियर कर लीजिएगा। सब करके जाऊंगा, ये आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। अब टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास करिए। कम से कम 10-15 क्वेश्चनों को तो आज हम लोग चर्चाएं करेंगे ही। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव के पारित न होने पर भी सरकार को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। और तीसरी स्थितियां यही है जो आपसे सवाल पूछा गया कि जब कभी भी बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो बजट का लोकसभा में पारित होना अनिवार्य है। और लोकसभा में अगर बजट पारित नहीं हुआ कि इसका मतलब है आधे से अधिक लोग सरकार के पक्ष में नहीं है। और यदि आधे से अधिक लोग सरकार के पक्ष में नहीं है, इसका मतलब है कि सरकार का बहुमत समाप्त हो गया। और सरकार का कार्यकाल यानी प्रधानमंत्री का कार्यकाल यानी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कब तक माना जाता है? तब तक माना जाता है जब तक कि उसका सदन में बहुमत होता है। और सवाल क्या पूछा गया है? सवाल पूछा गया है कि जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। क्योंकि यह बात स्पष्ट हो गई कि आपका लोकसभा में बहुमत ही समाप्त हो गया, इसलिए आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। तो इसको रटा कि समझा आपने? रटने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, फिर उस पर आधारित इतना अभ्यास करना पड़ेगा कि कोई भी नया सवाल बनाए तो आपका क्लियर हो जाए। तो केवल मैंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं बताया, मैंने अविश्वास प्रस्ताव का प्रभाव भी बता दिया, मैंने राष्ट्रपति का अभिभाषण भी बता दिया, मैंने धन्यवाद प्रस्ताव भी बता दिया, धन्यवाद प्रस्ताव का प्रभाव भी बता दिया, और लोकसभा में बजट के पारित न होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी ध्यान रखिएगा। और एक दो बात और बता करके इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। पहली बात, हो सकता है कभी आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछ लिया जाए, अक्सर पूछा जाता है क्या बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में किया गया है? क्या बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में किया गया? आंसर है नो। बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि इसके स्थान पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आपका सवाल हमसे होना चाहिए,
यदि सर हमसे यह पूछ लिया गया कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो हम क्या आंसर देंगे? तब आपको आंसर देना होगा अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है और बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है। एकदम क्लियर? तो कम से कम 10 क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से तैयार हो गए। अब हम सीधा आगे बढ़ना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पर नजर डालिए। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है। जब आप शासन के प्रकार पढ़ते हैं तब वहां पर आपको अलग अलग व्यवस्थाएं पढ़ते हैं, तब आपको यहां सब बताया जाता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसकी विशेषताएं क्या है। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, संसदीय शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं और इसका क्या उद्देश्य है। एकात्मक सरकार क्या होता है, एकात्मक सरकार के क्या लक्षण है, क्या अच्छाइयां होती हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। और संघवाद यानी कि फेडरलिज्म क्या है, संघात्मक ढांचे में क्या होता है, संघात्मक सरकार के क्या क्या लक्षण होते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। और इन सभी लक्षणों के बाद कौन कौन सा लक्षण भारत में है। क्या भारत में संसदीय व्यवस्था है, क्या भारत में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, क्या भारत ने संघवाद को अपनाया है, क्या भारत में एकात्मक सरकार के लक्षण दिखते हैं और जो लक्षण दिखते हैं उसका ऐतिहासिक और भौगोलिक कारण क्या है, ये विस्तार पूर्वक हम आपसे चर्चा करेंगे। ये आपसे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। आइए हम पहले बिंदु पर चर्चा करते हैं आपसे। पहले बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करें फ्रेंड ध्यान रखिएगा, यहां पर पहली बात तो कोई वास्तविक और अनौपचारिक यानी कि औपचारिक वास्तविक और नाम मात्र का प्रमुख अलग अलग नहीं होता है। वास्तविक और नाम मात्र दोनों की प्रमुख यानी कि राज्य की शासन का और प्रशासन का जो प्रमुख होगा वह कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का पहला लक्षण क्या है, इसकी वास्तविक शक्तियां, इसकी वास्तविक शक्तियां जो होती हैं किसके पास होती हैं, इसकी वास्तविक शक्तियां प्रेसिडेंट के पास होती हैं, यानी कि फ्रेंड्स राष्ट्रपति के पास होती हैं। तब आपका सवाल हमसे होना चाहिए कि सर क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति के पास नहीं होती है? यस, ऐसा भी होता है, हमारे देश में ऐसा है। तो ऐसा किस देश में है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किस देश में अपनाया गया है? यह अमेरिका में अपनाया गया है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को कहां पर अपनाया गया है, तो आपको आंसर क्या देना होगा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अमेरिका में अपनाया गया है। लेकिन भारत में किस प्रणाली को अपनाया गया है? भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। किसको अपनाया गया है? संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। इसका लक्षण क्या होता है? इसमें दो प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र का प्रमुख होता है, एक वास्तविक प्रमुख होता है। नाम मात्र का प्रमुख क्या होता है? नाम मात्र का जो प्रमुख होगा, नाम मात्र का जो प्रमुख होगा वह कौन होगा? वह देश का राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्र अध्यक्ष होगा, देश का राष्ट्रपति होगा। लेकिन वास्तविक शक्तियां किसके पास होंगी? वास्तविक शक्तियां किसके पास होगी? अगर हम वास्तविक शक्तियों की बात करें तो यह होगी प्रधानमंत्री के पास। किसके पास होगी फ्रेंड्स? ये प्रधानमंत्री के पास होगी। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति किसका प्रमुख है? राज्य का प्रमुख है, राज्य का प्रमुख है। और प्रधानमंत्री किसका प्रमुख है? सरकार का प्रमुख है। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि देश के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे, लेकिन जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां हैं उसका प्रयोग प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के साथ करेगा। इस व्यवस्था को हमने अपनाया है, इस व्यवस्था को अमेरिका ने अपनाया है। लेकिन किस व्यवस्था का लक्षण पूछ रहा है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारित लक्षण पूछ रहा है। तो आपको हमसे सवाल पूछना चाहिए कि क्या सर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का एक ही लक्षण है कि वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति के पास होगी, राष्ट्रपति ही राज्य और सरकार का प्रमुख होगा, या इसके अलावा और भी कोई लक्षण होता है? और भी लक्षण है। क्या लक्षण है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जहां एक तरफ वास्तविक शक्तियां
देश के राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति में निहित होती हैं, वहीं दूसरी तरफ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव और न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, यह एक दूसरे से तीनों स्वतंत्र होकर के कार्य करती हैं। देखिए ऐसा कहीं ऑप्शन है आपका, एक व्यक्ति में सत्ता का केंद्रित करने में, अनेक व्यक्तियों को सत्ता प्रदान करने में, सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता पृथककरण में और केंद्र और राज्य के मध्य सत्ता के विभाजन में। तो ध्यान रखिएगा, सरकार के 3 अंग, और सरकार के 3 अंग कौन होते हैं? यही कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और इन तीनों के मध्य पावर ऑफ सेपरेशन, सत्ता का बंटवारा होता है, और यही लक्षण है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का। इसलिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। यहां तो केवल हमसे यह पूछ रहे हैं, जब आपको हम पढ़ाएंगे तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के सारी अच्छाइयां, सारी बुराइयां, सारे लक्षण, संसदीय शासन प्रणाली के सारी अच्छाइयां, सारी बुराइयां, सारे लक्षण, सारी विशेषताएं, और संघात्मक सरकार के सारी अच्छाइयां, सारी बुराइयां, सारे लक्षण, सारी विशेषताएं, और एकात्मक सरकार की सारी अच्छाइयां, सारी बुराइयां, सारे लक्षण, सारी विशेषताएं, और कौन सी व्यवस्था को दुनिया भर में कौन से देश ने अपनाया है, इन सब की चर्चा कर दिया जाएंगे। तब हम लोग चैलेंज कर देंगे माध्यमिक को, जो सवाल पूछना है पूछ लीजिए। इस लेवल पे आप यहां पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आइए एक बार चर्चा कर लेते हैं और भी ऑप्शन का। एक व्यक्ति में सत्ता केंद्रित करने में, एक व्यक्ति में सत्ता केंद्रित करने में यह व्यवस्था कहां होती है? जहां पूरी शक्तियां केवल एक व्यक्ति के पास हो, यह एकात्मक सरकार के अंतर्गत होता है। जहां केंद्र में सारी शक्तियां हो जाएं, अगर यहां पे शब्द आ जाए केंद्र में सारी शक्तियां जहां समाहित होती हैं, वो एकात्मक सरकार के लक्षण हो जाते हैं, यूनिटरी पावर के लक्षण हो जाते हैं। और जहां केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का भी बंटवारा होता है, सेपरेशन ऑफ पावर, केंद्र और राज्य के मध्य होता है, 2 स्तर की सरकारें होती हैं, एक केंद्र में एक राज्य में, ऐसे लक्षण को संघात्मक ढांचे का लक्षण कहा जाता है, फेडरल सिस्टम के लक्षण कहा जाता है। क्या हमने संघात्मक ढांचे को नहीं अपनाया है? अपनाया है। हमारे यहां 2 स्तर की नहीं 3 स्तर की सरकारें हैं, केंद्र में है, एक राज्य में है, एक स्थानीय स्वशासन के रूप में पंचायत भी है। हमारे यहाँ भी केंद्र और राज्य के मध्य बंटवारा है। कहाँ है? हमें दिखाई नहीं देता सर। कोई एक उदाहरण देके हमें समझाइए कि हमारे यहाँ केंद्र और राज्य के मध्य बंटवारा है। अरे भाई 7वीं अनुसूचियां हैं, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। अलग अलग विषय रख दिए गए हैं। संघ को कहा गया है कि तुम यहां से कानून बनाना, राज्य को कहा गया आप यहाँ के विषय पर कानून बनाइएगा, और 29 विषय पंचायती राज व्यवस्था को भी सौंप दिया गया है। इसका मतलब भारत ने संघात्मक ढांचे को अपनाया है। लेकिन हमारा जो संघवाद है वो अमेरिका के जैसे संघवाद नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जो संघवाद अपनाया गया है वहां केंद्र और राज्य के मध्य एकदम स्पष्ट बंटवारा है। राज्य को अधिक स्वायत्तता मिली है, राज्य के कार्यों में केंद्र कभी भी कोई हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत ने संघात्मक ढांचा को अपनाने के साथ साथ कई बार वह व्यवहार में एकात्मक हो जाता है। एकात्मक हो जाता है मतलब राज्य की शक्तियां केंद्र में हो जाती हैं। ऐसा क्यों करता है? देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए, क्योंकि हमारे देश के भीतर वैविध्य बहुत अधिक है, डाइवर्सिटी बहुत अधिक है। अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग जीवन पद्धतियों के लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं। और ऐसे वैविध्य के बीच इतनी बड़ी जनसंख्या को एक सूत्र में, एक धागे में बांधे रखने के लिए आवश्यक है कि एक मजबूत केंद्र की स्थापना होनी चाहिए। इसलिए हमने अमेरिका के संघवाद को नहीं अपनाया, हमने कनाडा के संघवाद को अपनाया है। और कनाडा का संघवाद एक मजबूत केंद्र की स्थापना की बात करता है। इसलिए यह कहा जाता है भारतीय संविधान संरचना में तो संघात्मक है और व्यवहार में एकात्मक हो जाता है। लेकिन जो ये व्यवहार में हम एकात्मक होते हैं या केवल देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा सवाल क्या है? यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो उसे पद त्याग का अपना पत्र संबोधित करना चाहिए। यदि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहेगा तो किसे देगा? ध्यान रखिएगा। वैसे तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह सामान्यतः 5 वर्ष माना जाता है। एक सेकंड जरा रुकिएगा फ्रेंड्स। चलिए, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह सामान्यतः 5 वर्ष माना जाता है। यह कहां लिखा गया है?
राष्ट्रपति के कार्यकाल को कहां बताया गया है? अनुच्छेद 56 में। बहुत बच्चे कहते हैं सर अनुच्छेद कैसे याद होगा? क्लास करिएगा तो हम बता देंगे कैसे याद होगा, सब यही क्लास में बोलेंगे कि आर्टिकल कैसे याद हो जाएंगे। तो आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होगा, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी निम्नलिखित परिस्थितियों में उसका पद रिक्त हो सकता है। किस परिस्थितियों में? किस परिस्थितियों में? 5 वर्ष से पहले यदि अपनी स्वेच्छा से वह उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दे। क्या? वह उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दे। अगर वह उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे देता है तो 5 वर्ष से पहले भी उसका त्याग पत्र हो जाएगा, उसका पद रिक्त हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो उसे पद त्याग का अपना पद संबोधित करना चाहिए उपराष्ट्रपति को। क्या ये एक ही कारण है पद रिक्त होने का? हम और भी कारण बताते हैं। दूसरा कारण क्या है? 5 वर्ष से पहले अचानक मृत्यु हो जाए। 5 वर्ष से पहले अचानक यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तब भी उसका पद 5 वर्ष से पहले रिक्त हो जाएगा। और कोई कारण सर? एक तीसरा कारण है, नोट करिए। तीसरा कारण इसका है कि 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति को संसद के द्वारा महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। यह तीसरा कारण है। इसीलिए आयोग आपसे कई भी सवाल पूछता है, तो माध्यमिक भी पूछ सकता है यह सवाल कि महाभियोग शब्द का हमारे संविधान में प्रयोग कितनी बार है? महाभियोग शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में 2 बार है। एक बार अनुच्छेद 56 में है और एक बार अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 56 यह कहता है कि 5 वर्ष से पहले भी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, और अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया को बताता है, महाभियोग की प्रक्रिया को भी बताता है। एक चौथा तरीका बताते हैं कि 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त हो सकता है। संविधान और पॉलिटी अगर पढ़ के जाइए यहां से, तो ऐसा पढ़ के जाइए कि आप पीजीटी के और नेट जीआरएफ के लेवल के भी ऊपर पढ़ के जाइए, ताकि आपको इस बात का पूरा भरोसा रहे सवाल कहीं से भी आएगा, संविधान और पॉलिटी का क्वेश्चन एक सिंगल गलत नहीं होना चाहिए, सिंगल क्वेश्चन भी माफ नहीं किया जाएगा। तो आपको लेवल भी वो बना के चलना होगा, लेवल बनाने का काम हमारा होगा, बस आपको मेहनत करना होगा मेरे साथ। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे अंतिम स्थिति को मैं बताता हूं। अगर अनुच्छेद 71 के द्वारा, अगर अनुच्छेद 71 यानी 71 के द्वारा न्यायपालिका राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव को शून्य घोषित कर देती है, उपराष्ट्रपति के चुनाव को शून्य घोषित कर दे, अवैध घोषित कर दे, तब भी इनका पद समाप्त हो जाता है। यह आर्टिकल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत न्यायपालिका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निपटारा करती है? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 71। तो यहां पर आपके 5 सवाल क्लियर हो गए कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को तो देता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख आर्टिकल 56 में किया गया है, महाभियोग शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में 2 बार किया गया है, अनुच्छेद 56 और 61 में, और साथ ही साथ अनुच्छेद 56 में कार्यकाल के संबंध में किया गया है, 61 में महाभियोग की प्रक्रिया को बताया गया है, और अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई भी विवाद होगा तो उसका निपटारा कौन करेगा? उसका निपटारा न्यायपालिका करेगा। अगर त्यागपत्र से माध्यमिक ने सवाल पूछ लिया आपसे, तो मैं यही सारे त्यागपत्र क्लियर कर देता हूं। कौन अपना त्यागपत्र किसको देता है, कौन त्यागपत्र किसको देता है, जो आंसर आप जानते रहिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं फटाफट। सबसे पहला शब्द पूछा जाएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? मंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देगा?
राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देगा? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देगा? और साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे देगा? यानी कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देगा? राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देगा? राज्यसभा का उपसभापति किसे देगा? और उसके पश्चात फ्रेंड्स और नीचे आइए और वहां देखिए विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? और एक है विधान परिषद का जो अध्यक्ष होगा, विधान परिषद का जो सभापति होगा वह सभापति अपना त्यागपत्र किसे देगा? और विधान परिषद का जो उपसभापति होगा वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? इतने सवालों को घेर दीजिए। आयोग अब आपका परीक्षा कहां से सवाल पूछेगी? माध्यमिक इससे बाहर कहां से सवाल पूछेगा? अगर आप त्यागपत्र पूछेंगे, इतना त्यागपत्र पढ़ के आ जाएंगे कि दूसरा कोई सवाल आप बना ही नहीं पाएंगे जीवन में। इस भरोसे के साथ एग्जाम में जाइए। अब सारे का उत्तर देख लीजिए। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। मंत्री भी अपने त्यागपत्र, ये संघ के मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा, ये संघ के मंत्री हैं, संघ के मंत्री भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। अगर कोई राज्य का मंत्री होगा तो क्या होगा सर, जरा बताइए तो? अगर कोई राज्य का मंत्री है तो अपना त्यागपत्र किसे देगा? तब वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देगा। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को देगा और राज्यपाल भी अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देगा। और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देगा। राज्यसभा का सभापति यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। लेकिन राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देगा, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति को देगा। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, जबकि विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को देगा और जबकि उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देगा। अंतर क्या मिला? राज्यसभा का जो सभापति है वह अपना त्यागपत्र किसको दे रहा था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को। लेकिन जो विधान परिषद का सभापति है वह अपना त्यागपत्र किसे दे रहा है? उपसभापति को दे रहा है। सारे त्यागपत्र कंप्लीट हो गए, यहां से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। राज्यसभा का सभापति कहां गया? ये राष्ट्रपति को चला गया। बस इतने सारे क्वेश्चन आपके त्यागपत्र से पूछे जाएंगे। त्यागपत्र का एक सवाल हमारे सामने आएगा तो त्यागपत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हम क्लियर कर देंगे, ताकि एक कोई सिंगल क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन से हमारा बाहर न होने पाए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रकृति का ये पेपर है, जिस परीक्षा में आप जा रहे हैं प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है, एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है और एक एक क्वेश्चन से मेरिट्स में अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं लोग, तो उसके लिए आपको कुछ अलग से एफर्ट करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया फ्रेंड्स। आइए इसकी चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है आपसे। यहां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लोक निगम का उत्तरदायित्व क्या होता है। देखिए कुछ नहीं है, लोक निगम का उत्तरदायित्व क्या होता है? उत्तरदायित्व होता है, क्या होता है नहीं, उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति है? जैसे सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है, जैसे कि कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, उसी प्रकार से लोक निगम, इसको कहा जाता है कारपोरेशन। इंग्लिश में इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ है कारपोरेशन शब्द का प्रयोग हुआ है। और ध्यान रखिएगा, जो लोक निगम होता है या स्थानीय स्तर पर जनता के दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका गठन किया जाता है। क्या? स्थानीय स्तर पर जनता के या यूं कह सकते हैं स्थानीय लोगों के दैनिक आवश्यकताओं, मतलब नहीं, उनकी मूलभूत संरचनाओं की पूर्ति के उद्देश्य से इसका गठन किया जाता है।
और यह लोक निगम किसके प्रति उत्तरदायी होती है? नौकरशाहों के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या फिर संसद के प्रति। तो प्रधानमंत्री के प्रति नहीं होते हैं, न तो राष्ट्रपति के प्रति, न तो नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेट के प्रति, ये संसद के प्रति होते हैं। आपको पढ़ाएंगे लोक निगम तो विस्तार पूर्वक इसकी और भी लक्षण को बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक बहुत अच्छा सवाल आपके पास आ गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा, बहुत ही अच्छा शब्द है। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये शब्द आपको कई बार जो नए बच्चे होते हैं उनको बहुत परेशान करता है। जो पुराने बच्चे हैं, जो मैच्योर स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो बहुत आसान बात है, लेकिन नए स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा दिक्कत की सामना यहां पर हो सकता है। तो अगर हम न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा और उत्पत्ति किस देश से हुई है, तो जब हम आपको संविधान के स्रोत बताएंगे फ्रेंड्स ना, तो संविधान का स्रोत बताते समय सब बताया जाएगा। राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया का उत्पत्ति कहां से हुई, न्यायिक पुनर्विलोकन कहां से लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका कहां से आई, संसदीय प्रणाली कहां से आई, समवर्ती सूची कहां से आई, संघवाद कहां से आया, सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन यहां पर केवल इतना देखना है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति कहां से हुई। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के भीतर अगर न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करें, इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले यह समझिए। इसको इंग्लिश में कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है इसे इंग्लिश में। बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि सबसे पहले सर पढ़ा तो बहुत बार, लेकिन इसका मतलब नहीं समझ में आता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब क्या होता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायपालिका के पास होती है। किसके पास होती है? न्यायपालिका के पास होती है। लेकिन न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से इसको कौन सी पावर मिली है? इसको 2 पावर मिली है। पहली पावर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। संसद या आरवीएम यानी कि राज्य विधान मंडल के द्वारा जब कभी भी कोई कानून बनाया जाता है, जब कोई कानून बनाया जाता है, अगर यह कानून संविधान के नियमों के विपरीत है, क्या? अगर यह कानून संविधान के नियमों के विपरीत है और साथ ही साथ फ्रेंड ध्यान रखिएगा, और यह मूल अधिकारों से असंगत है। क्या? मूल अधिकारों से यानी कि फंडामेंटल राइट से, मूल अधिकारों से असंगत है, तो इस कानून को क्या कर सकती है? न्यायपालिका शून्य कर सकती है, यानी कि रद्द कर सकती है। और न्यायपालिका की यही शक्ति क्या कहलाती है? न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की पावर कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहलाती है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू का केवल एक ही मतलब है कि संसद और राज्य विधान मंडल के द्वारा बनाए गए किसी ऐसे कानून को जो संविधान के नियमों के विपरीत हो और मूल अधिकारों से असंगत हो, ऐसे किसी भी कानून को न्यायपालिका रद्द कर सकती है या शून्य घोषित कर सकती है। और यही शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की है, या इसका कोई और भी मतलब होता है? इसका एक और मतलब होता है कि न्यायपालिका जो भी फैसला सुनाती है, अपने द्वारा पहले सुनाए गए किसी भी फैसले का समीक्षा कर सकती है, और समीक्षा करके पूर्व में दिए गए अपने किसी निर्णय को बदल सकती है। यह पावर भी न्यायिक पुनर्विलोकन की पावर कहलाती है। और ये दोनों शक्ति किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। और इसका यह शक्ति कहां से मिलती है? सबसे पहले इसको यह शक्ति अनुच्छेद 13 से मिलती है, उसके बाद अनुच्छेद 32 में मिलती है, और उसके बाद अनुच्छेद 137 में मिलती है। न्यायपालिका विशेषकर सुप्रीम कोर्ट को इन 3 अनुच्छेदों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की पावर मिली है, अनुच्छेद 13 से, अनुच्छेद 32 से और अनुच्छेद 137 से। लेकिन सवाल क्या पूछा गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई है। कहां से हुई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है? कनाडा के संविधान से जो हम राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? केंद्र के द्वारा की जाएगी। यह व्यवस्था हमने कनाडा से लिया है। जो अवशिष्ट सूची हमारे संविधान में बनाई गई है, अवशिष्ट सूची, रेजिडुअल लिस्ट जिसे कहते हैं, अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति, कानून
बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास रहेगी। ये व्यवस्था हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। और एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की को कहां से लिया है? एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को हमने कहां से लिया है? इस व्यवस्था को भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। तो फ्रांस से क्या लिया है? फ्रांस से हमने प्रस्तावना में हमारे 3 शब्द हैं। कौन कौन से? स्वतंत्रता, समता और बंधुता। और इन 3 शब्दों को, बंधुत्व, इन 3 शब्दों को हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। और इसी फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था को भी लिया है, रिपब्लिक व्यवस्था को भी हमने फ्रांस से लिया है। ब्रिटेन से फिर क्या लिया है? ब्रिटेन से तो बहुत सारी चीजों को लिया है। हमने ब्रिटेन से विधि का शासन लिया है। विधि का शासन का मतलब है रूल ऑफ लॉ, जो प्रोफेसर डाइसी के सिद्धांत से लिया गया है। हमने यहां से विधायी प्रक्रिया लिया है। कहां से? ब्रिटेन से। हमने यहां से एकल नागरिकता को लिया है। क्या लिया है? एकल नागरिकता को भी हमने कहां से लिया है फ्रेंड्स? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। हमने यहीं से संसदीय प्रणाली को लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिया है। हमने इसी ब्रिटेन से द्विसदनवाद को लिया है। क्या? द्विसदनवाद को लिया है। यह भी ध्यान रखिएगा, यह भी ब्रिटेन की ही विशेषता है, वहां से हमने लिया है। हमने इसी ब्रिटेन से मंत्रिमंडलीय प्रणाली को लिया है। क्या? मंत्रिमंडलीय प्रणाली को भी हमने इसी ब्रिटेन से लिया है, यह भी ध्यान रखिएगा। और विधायी प्रक्रिया भी हमने यहीं से लिया है, इसी ब्रिटेन के संविधान से। और इन सब के अलावा संसदीय विशेषाधिकार, क्या लिया है? संसदीय विशेषाधिकार भी हमने कहां से लिया है? इसी ब्रिटेन के संविधान से लिया है। आपका मन करता होगा कि सर ऐसे संयुक्त राज्य अमेरिका से और भी बता दीजिए। जैसे आपने कहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, तो जरा और भी बता दीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। नोट करिए फिर, संयुक्त राज्य अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। क्या? उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और उसके अलावा क्या लिया गया है? उपराष्ट्रपति के पद के अलावा राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, उस महाभियोग की प्रक्रिया को भी हमने अमेरिका से लिया है। इतना ही नहीं, हमने प्रस्तावना का विचार भी अमेरिका से लिया है। इतना ही नहीं, हमने मूल अधिकार भी अमेरिका से लिया है। इतना ही नहीं, हमने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका को, क्या? निष्पक्ष न्यायपालिका को भी कहां से लिया है फ्रेंड? ध्यान रखिएगा, यह भी अमेरिका से लिया है। तो यहां 20 सवाल आपको तैयार हो गए। 20 सवाल आपको लगभग तैयार हो गए इस क्वेश्चन में फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट आपके सारे क्लियर हो गए फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल अपने कि क्या पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन नहीं है। पीजीटी लेक्चरर यानी प्रवक्ता वैकेंसी में 2021 में जो पेपर आया था, जिसको लोगों ने कहा अब तक का पीजीटी का सबसे कठिन सवाल है, सबसे कठिन पेपर बना है, उसका सवाल है। तो हमें लग रहा है जो थोड़ा बहुत पॉलिटी अगर कभी हमसे पढ़े होंगे तो उनके लिए तो ये लड्डू सवाल लग रहा होगा। सवाल में तो कोई दम ही नहीं दिख रहा है। और जो नहीं भी पढ़े हैं, जब आप पूरा कोर्स हमारे साथ थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ाकर जब इसका हम अभ्यास कराएंगे तो फिर कोई समस्या नहीं रह जाएगी आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक की तरह है जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है? जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, बेनेगल नरसिंह राव BN राव ने कहा था, BR अंबेडकर ने कहा था, या KT शाह ने कहा था? यह बात किसने कही थी? अगर इस बात की बात फ्रेंड्स की जाए तो ध्यान रखिएगा, यह बात कही गई थी KT शाह के द्वारा। अब मैं नीति निर्देशक तत्वों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको मैं बताता हूं फ्रेंड्स। नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के ऐसा क्यों कहा, इसे एक ऐसे चेक की तरह क्यों कहा जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है? उसका कारण था क्योंकि हमारे संविधान का एक भाग है जिसका नाम है भाग 4, और भाग 4 में किसको रखा गया है? DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है। और इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति कैसी है फ्रेंड? ध्यान रखिएगा, इसकी प्रकृति जो है वह अप्रवर्तनीय है।
अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय होने का मतलब क्या है कि इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। क्या? न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, नहीं कराया जा सकता, मतलब इसे न्यायालय से संरक्षण नहीं प्राप्त है। यह बात कहां लिखी गई है? अनुच्छेद 37 में लिखी गई है। आर्टिकल भी ध्यान देते रहिए। अनुच्छेद 37 में यह बात लिखी गई है, डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सिएबल। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा संरक्षण नहीं प्राप्त होगा, इसे लागू नहीं कराया जा सकता। तो यह किसकी इच्छा पर है? यह राज्य की इच्छा पर है, राज्य की इच्छा पर है। इसका मतलब नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक सरकार को जो भी निर्देश दिए गए हैं, जो भी निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों का पालन करना सरकार की इच्छा पर है, वो चाहे दे और चाहे न दे। इसीलिए केटी शाह ने कहा ये तो ऐसे चेक की तरह है जो सरकार की इच्छा पर है, वो भुगतान कब करेगी इसका। इसीलिए इसकी आलोचना में ऐसा कहा गया था। लेकिन फिर भी हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने कहा ऐसा नहीं है। हमारे देश के भीतर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, और यहां अंतिम शक्ति जनता के हाथ में है। प्रत्येक 5 वर्षों में चुनाव होता है हमारे यहाँ। अगर सरकार इन निदेशक तत्वों का पालन अपने नीति निर्माण के समय और अपने कार्यकाल के दौरान अगर सही से नहीं करेगी तो 5 वर्षों के बाद चुनाव के माध्यम से जनता इसका जवाब देकर उनको सत्ता से बाहर कर देगी। इसलिए भले ही नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन इसे ऐसे चेक की तरह नहीं कहा जा सकता कि जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। ऐसा आप सिद्धांत में तो कह सकते हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। आलोचना में केटी शाह ने यह कहा था, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और आज का अंतिम सवाल बता करके यहां पर क्लास हम समाप्त करेंगे। यह अंतिम क्वेश्चन होगा आज के सेशन का। क्वेश्चन क्या है? एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बाद, यहां होना चाहिए किसकी सिफारिश के बाद के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका मतलब ये राज्यों के विधेयक की बात हो रही है। देखिए, जो विधेयक होते हैं, विधेयक के कई प्रकार हैं, ध्यान से सुनिएगा। विधेयक के अगर मैं प्रकार बताऊं, विधेयक के प्रकार, विधेयक के इंग्लिश में कहा जाता है बिल। जब भी कोई कानून बनता है तो सबसे पहले सदन में विधेयक लाया जाता है, यानी बिल लाया जाता है। जब केंद्र कानून बनाती है तो लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है, और जब राज्य कानून बनाती है तो इसे विधानसभा या विधान परिषद में लाया जाता है, जहां द्विसदनीय राज्य विधानमंडल होगा। तो ध्यान रखिएगा। वैसे तो विधेयक कुल मिलाकर के 4 प्रकार के होते हैं। एक विधेयक आपका होता है धन विधेयक। आप सबसे पहले बात कर लेते हैं साधारण विधेयक। क्या? साधारण विधेयक। और जो दूसरा विधेयक है वह है आपका धन विधेयक। दूसरा विधेयक जो है आपका धन विधेयक। और तीसरा विधेयक जो है आपका वह है वित्त विधेयक। और चौथा विधेयक जो है जो आपका वह है संविधान संशोधन विधेयक। क्या? संविधान संशोधन विधेयक है। संविधान संशोधन विधेयक है। और ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखिएगा, और इन 4 प्रकार के जो विधेयक हैं फ्रेंड्स, वित्त विधेयक इसमें से 2 प्रकार का होता है। एक तो फर्स्ट टाइप का वित्त विधेयक होता है, एक होता है सेकंड टाइप का वित्त विधेयक। एक होता है सेकंड टाइप का वित्त विधेयक। और फ्रेंड ध्यान रखिएगा, मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। जो फर्स्ट टाइप का वित्त विधेयक होता है या दो तरह से धन विधेयक की तरह ही काम करता है। कैसे करता मैं भी बताता हूं। धन विधेयक की तरह ही कार्य करता है, तरह ही कार्य करता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी सदन में साधारण विधेयक को लाया जाता है, चाहे केंद्र में लाया जाए चाहे राज्य में लाया जाए, इसके लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। एक होता है धन विधेयक। धन विधेयक चाहे केंद्र में लाया जाए चाहे राज्य में लाया जाए, इसे अनुमति के बगैर नहीं लाया जा सकता है। जब धन विधेयक को केंद्र में लाया जाएगा तो केवल लोकसभा में लाया जाएगा। जब धन विधेयक को राज्य में लाया जाएगा तो केवल विधानसभा में लाया जाएगा। और जब धन विधेयक को लोकसभा में लाया जाएगा
तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही लाया जाएगा। क्या? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही लाया जाएगा। और जब धन विधेयक को विधानसभा में लाया जाएगा तो राज्यपाल के पूर्व अनुमति के बाद ही लाया जाएगा। और मैंने कहा जो फर्स्ट टाइप का वित्त विधेयक होता है यह दो मामलों में धन विधेयक की तरह कार्य करता है। मतलब यह भी केवल और केवल केंद्र में लोकसभा में, राज्यों में विधानसभा में लाया जाएगा। और यह भी अगर केंद्र में लाया जाएगा फर्स्ट टाइप का वित्त विधेयक तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद लाया जाएगा। अगर राज्यों में लाया जाएगा तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद लाया जाएगा, जबकि संविधान संशोधन में पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। और सवाल क्या पूछा गया है? सवाल पूछा गया कि एक वित्त विधेयक को किसकी सिफारिश के बगैर विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यहां यह पूछना चाह रहा है, राज्यों का वित्त विधेयक है और वित्त विधेयक का भी संबंध आय और व्यय से संबंधित होता है, तो इसके किसके पूर्व अनुमति के बगैर नहीं लाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बगैर। इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों को हो सकता है यह ना क्लियर हो कि धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, या फर्स्ट टाइप का वित्त विधेयक क्या है, सेकंड टाइप का क्या है। ये सब हम क्लास में थ्योरी में पढ़ाएंगे, एक एक चीज एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। लेकिन जो भी बच्चे पूरी पॉलिटिकल साइंस टीजीटी और पीजीटी में हमारी क्लास के साथ पढ़ना चाहते हैं, जीएस वर्ल्ड के साथ जुड़ करके, और जुड़ना आपके लिए लाभकारी है, कहीं जुड़ भी गए फिर भी जोड़िए, कैरियर की बात है। 2,500-3 हजार मायने नहीं रखता, मायने हमारा कैरियर रखता है। तो एडमिशन के लिए या इंक्वायरी के लिए कॉल करिए 630739 और 739 के बाद 3179। यहां पर कॉल करके आप केवल इंक्वायरी लेंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर के। लेकिन जब एडमिशन लेना हो तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए 95608929 या 79 पे कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। या डायरेक्ट हमारा जीएस वर्ल्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जीएस वर्ल्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद डायरेक्ट जाकर आप फीस पे कर सकते हैं ऐप पर। अब एक बार कमेंट लगा दीजिए, हम सभी बच्चों से बातचीत करना चाहेंगे। मैंने आपसे एक वायदा किया था कि क्लास के दरमियान हम एक शब्द भी आपसे नहीं बोलेंगे, केवल हम मैटर पे बात करेंगे, कंटेंट पे बात करेंगे और विषय वस्तु पे बात करेंगे। लेकिन क्लास के बाद हम 10 मिनट का समय आपको देंगे, जिसका जो भी सवाल हो, कैसे पढ़ाया जाएगा, कब कब पढ़ाया जाएगा, कैसे क्या कंप्लीट होगा, कैसे प्रैक्टिस होगी, क्या नोट्स होगा, जो सवाल है सब पूछिए आप। और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। निसंदेह रूप से किसी भी परीक्षा में एक बार अगर राजनीतिक विज्ञान यहां से पढ़ लिया गया और हमारे साथ आपने पढ़ा तो ये सबसे प्रिय और रुचिकर विषय होगा और आपका सबसे मजबूत विषय होगा। और जिस भी परीक्षा में जाएंगे तो आप बेहतर करके आएंगे। सर विचारक आप पढ़ाएंगे? यस, थिंकर मैं पढ़ाऊंगा। जितने भी इसमें पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है और भारतीय राजनीतिक चिंतन है, उन चिंतकों को मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उसको भी मैं ही पढ़ाऊंगा। और पूरा का पूरा संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन मैं ही पढ़ाऊंगा। केवल लोक प्रशासन और कुछ आपके आईआर के कुछ हिस्से को जो दूसरे सर हमारे साथ रहेंगे वो पढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन है कि सर फिजिक्स पीजीटी की क्लास थोड़ा जल्दी करवा दीजिए। प्रयास पूरा है सुषमा जी। जैसे ही कोई अच्छी फैकल्टी मिल जाती है, अच्छी फैकल्टी के साथ हम तुरंत क्लास शुरू कर देंगे। नोट्स कैसे मिलेगा सर? नोट्स का देखिए, क्लास में तो पहली बात सारा नोट्स आपको लिखाया जाएगा। क्लास में ऑनलाइन भले ही पढ़ेंगे, हमारे क्लास के ऑनलाइन में आपको ऑफलाइन जैसा ही माहौल मिलेगा, पूरा नोट्स लिखाया जाएगा। फिर भी टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में ऐप पर दे दिया जाएगा। टॉपिक वाइज जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक का कंप्लीट नोट्स दे दिया जाएगा। पढ़ाने की रणनीति क्या होगी? जैसे कि मान लीजिए हमने अधिकार पढ़ाना स्टार्ट किया, आपको मूल अधिकार पढ़ाया, इसके बारे में पूरी थ्योरी, पूरा कॉन्सेप्ट, एक एक बारीकियां सब कुछ आपको बताया जाएगा। और उसके पश्चात इसी मूल अधिकार को लेकर के फ्रेंड ध्यान रखिएगा, पिछले 25 सालों में जितने टीजीटी में, पीजीटी में, नेट में, जेआरएफ, नेट जेआरएफ में या फिर एलटी ग्रेड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चनों का पहले डिस्कस कराया जाएगा, चाहे वो 90 क्वेश्चन पूछे गए हों चाहे 100 क्वेश्चन। और क्लास में ही सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपको पूरा अभ्यास कराया जाएगा और कुछ और अच्छे प्रश्नों को भी आपको दिया जाएगा अभ्यास करने के लिए। ये टॉपिक वाइज आपको संस्थान के द्वारा मिलेगा। ये सारी चीजें आपको क्लास में पढ़ाने के बाद इसका पूरा पीडीएफ आपको ऐप पर दे दिया जाएगा। नोट्स आपको टॉपिक वाइज जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा उसका नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में ऐप पर मिलता जाएगा। और क्लास में नोट्स अलग से आपको लिखवाया जाएगा, वो आपको नोट डाउन क्लास में ही करना होगा।
सर इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों की फीस क्या है टीजीटी? इतिहास लेंगे तो 2500 रुपए आपको इतिहास में पेड करना पड़ेगा, लेकिन ये आज तक है। इतिहास में आज ये फीस की डेट आपकी समाप्त हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी छूट है। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस में लेते हैं, इसकी 3 दिन तक अभी छूट बनी रहेगी, इसमें भी 2500 रुपए आपको जमा करना पड़ेगा और दोनों विषयों के लिए 5000 कंप्लीट होगा। अभी छूट के समय है, नहीं तो ये फीस बढ़ जाएगी, फिर 10,000 जमा करना पड़ेगा आपको। और कोई सवाल? बैच टाइमिंग बता दीजिए प्लीज। हमारी टाइमिंग जो क्लास की होगी वह 10 से 11:30 के बीच होगी। अभी आपकी 10 से 11:30 के बीच हमारी क्लास की टाइमिंग होगी। सर हम आपकी क्लास करना चाहते हैं पर एडमिशन नहीं ले पा रहे, कोई मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है? तो एडमिशन कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल करिए 9560892979। जो भी प्रॉब्लम होगी ये शॉर्ट आउट कर देंगे आपकी, जो भी एडमिशन लेने को प्रॉब्लम होगी। सर फिजिक्स की फीस कितनी होगी? फिजिक्स की फीस पीजीटी में अभी आपका जो होगा वो रहेगा 3000 रुपए, क्योंकि अभी 50% डिस्काउंट मिल रहा है। अब टीजीटी में यही फीस आपकी हो जाएगी 2500 रुपए। ये लेकिन अभी डिस्काउंट तक ऐसा है, उसके बाद ये फीस बढ़ा दी जाएगी। कोई भी सब्जेक्ट जिस दिन स्टार्ट किया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल में डेमो के रूप में, उसके 3 दिन तक 50% डिस्काउंट आपको मिलता रहेगा। संजू राजभर बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों का प्यार है। अभिमन्यु पासवान सर आप कब से क्लास स्टार्ट होगी? क्लास स्टार्ट हो गई, अब रेगुलर चलेगी। हमारी क्लास जब एक बार शुरू हो गई तो बंद नहीं होती जब तक कि समाप्त नहीं होती। सर प्लीज बता दीजिए। हाँ क्या है डोंगरा जी के जरा कमेंट देखिए, कुछ डोंगरा जी का कमेंट कुछ छूटा है, कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद। तो ज्योग्राफी की फीस टीजीटी पीजीटी में कितनी है? मैं एक शब्दों में पहली बात जवाब दे दूं, जो कंफ्यूजन है आपका दूर हो जाए। किसी भी विषय के लिए अगर टीजीटी में केवल एक विषय है तो 2500 रुपए, अभी छूट को लेकर के ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, अगर आपका सोशल स्टडी से टीजीटी है तब आपको 2 विषय लेना होगा तो 2500 प्लस 2500 तब आपको 5000 देना होगा। और टीजीटी अगर आप हिंदी से हैं, टीजीटी आप मैथ से हैं, टीजीटी आप किसी अन्य विषय से जहां केवल एक विषय होता वहां केवल 2500 जमा करना होगा। पीजीटी चाहे जिस विषय से हो, हिंदी, संस्कृति, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अभी तो सब विषय चल भी नहीं रहा है। आपका चल क्या रहा है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और कल से पॉलिटिकल साइंस, कल से इकोनॉमिक्स भी शायद स्टार्ट हो जाए, और मैथ्स और हिंदी, इतनी क्लासेस अभी चल रही हैं। तो पीजीटी के किसी भी विषय में, कोई विषय का अलग अलग फीस नहीं है, किसी भी विषय के लिए आपको अभी 3000 रुपए जमा करना होगा। और ध्यान रखिएगा सोशियोलॉजी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की आज अंतिम डेट है 50% डिस्काउंट की, क्योंकि ये क्लासेस लगातार आपकी स्टार्ट है। इन 3 विषयों के लिए केवल 50% डिस्काउंट आज तक है, यानी कि 30 जून तक। बाकी और कोई भी विषय जिस दिन स्टार्ट होगा उस दिन से लेकर 3 दिनों तक आपको 50% डिस्काउंट मिलता रहेगा। एक बार जुड़ के देखिए जीएस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से, कुछ नया करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। सर आज साथ चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे, कल से ही चल जाएगा। कोई कूपन नहीं लगाना है, अभी कूपन नहीं चल रहा, आगे चलेगा तो आपको बताया जाएगा। अभी आपको 50% डायरेक्ट ऐप से ये डिस्काउंट मिल जाएगा। जीएस वर्ल्ड का प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड करिए और वहां से डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए। और कोई सवाल? सर प्लीज सिलेबस पर बात करिए। सिलेबस में समझा चुका हूं। अश्वनी शर्मा सिलेबस मैंने स्टार्टिंग में बताया है, आप शुरू से वीडियो देखिएगा, पूरा सिलेबस मैंने समझा दिया है। सर बीएससी करने के बाद में पॉलिटिकल साइंस से करने वाले पीजीटी सिविक्स दे सकते हैं कि नहीं? प्लीज नहीं, मैंने आपको तो इसकी एलिजिबिलिटी बता दिया है ना, कि पीजीटी उसी विषय से आप दे सकते हैं जिस विषय से आपने मास्टर डिग्री की हो। और टीजीटी के लिए पहली शर्त है कि बीएड होना अनिवार्य है। और ग्रेजुएशन में अगर आपका विषय कोई आर्ट का है और 4 विषयों में कोई 2 विषय आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से है, तब आप सोशल स्टडी में दे सकते हैं। अगर हिंदी है तो हिंदी से दे सकते हैं, संस्कृत है तो संस्कृत से दे सकते हैं। अगर आपने सोशियोलॉजी से एमए किया है, एमए से पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है तो पॉलिटिकल साइंस से आप पीजीटी, ये इसकी एलिजिबिलिटी है। मनीषा शर्मा बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर आप, और पढ़ाते समय आपकी स्माइल पढ़ाने में 4 चांद लगा देती है। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, तो हम हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहेंगे, 4 चांद लगता रहे और आप लोग कामयाब होते रहें और अपने अपने मकसद में आगे बढ़ते रहें। प्लीज रिप्लाई मी। रवीना सागर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? एक बार फिर से करिए। वंदना मधेशिया कहां से हैं आप? सर टीजीटी, सर मेरा टीजीटी आर्ट कॉमर्स सब्जेक्ट ही है। चलिए अभी बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिसकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा ज्यादातर विषयों की क्लास आपको उपलब्ध कराई जाए। लगातार टीम हमारी काम कर रही है, लेकिन हम अच्छी फैकल्टी को जोड़ने के प्रयास में हैं।
कि जो भी टीचर हमारे पास आए, हमारा हर बच्चा उससे संतुष्ट होकर जाए, यही प्रयास है, इसीलिए कुछ थोड़ा डिले हो सकता है। हिस्ट्री के एक ही टीचर पढ़ाएंगे, हाँ हिस्ट्री के अभी एक ही टीचर पढ़ाएंगे, पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट एक ही टीचर आपको पढ़ाएंगे। ऐप पर क्लासेस चल रही है। इकोनॉमिक्स की क्लासेस 1 से 2 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगी। होम साइंस की क्लास कब से चलेगी? कम से कम 1 सप्ताह लग जाएगा। सर आपने अपने बारे में बताइए, सर आप कितने घंटे स्टडी करते हैं? अरे ये जानकर अब क्या करेंगे, 8 से 10 घंटा तो हम आपके सामने ही रहते हैं। कभी आईएएस का क्लास, कभी पीसीएस का क्लास, कभी पीसीएस मेंस, कभी करंट अफेयर, कभी आपका पॉलिटिकल साइंस, और आज आपके बीच टीजीटी पीजीटी में भी हैं, और जुलाई में यूजीसी नेट जेआरएफ में भी हम लेकर आ रहे हैं। एक नया प्रोग्राम हम लोग का आ रहा है यूजीसी नेट जेआरएफ का, जो कि 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। एग्रीकल्चर की भी सर क्लास चलाइएगा। टीचर की फैकल्टी की लगातार सर्चिंग हो रही है, कोई भी अच्छी फैकल्टी हमें मिल जाएगी एग्रीकल्चर की तो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। 3 दिन हमारी क्लास यूट्यूब पर पब्लिक रहेगी। एक आज हो चुका है, 2 और मिलेगी। उसके बाद केवल क्लास उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिनका एडमिशन हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। कहीं एडमिशन ले भी लिया है फिर भी जुड़िए। 2500 रुपए देकर पॉलिटिकल साइंस में जुड़िए आप। अगर पीजीटी आप नहीं दे रहे हैं तो आप सोशल स्टडी में जुड़िए। निसंदेह रूप से कुछ नया सीख कर जाएंगे आप। मिलते हैं आप सभी लोगों को फिर से कल की क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और आज शाम को सब लोग मिलिए हमारे यूपी पीसीएस मेंस के क्लास में। शाम को 5 बजे हम यूपी पीसीएस मेंस 2022 और 23 के लिए लेकर के आ रहे हैं पूरा अपना इंडिविजुअल बैच। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हाँ, फीस 1 टाइम जमा होगी, इसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है फ्रेंड, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लास शेयर करिए और अपनी सभी साथियों को जोड़िए। शायद बहुत ही सीमित और लिमिटेड फीस में जिस जिले में आप बैठे हैं, सहारनपुर हो, महाराजगंज हो या झांसी और ललितपुर में हो, वहीं बैठकर पढ़िए। अब जीएस वर्ल्ड आपके लिए आ चुका है कि आपको किसी शहर में आने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें वहीं घर बैठे आपको मिलेगी। पूरी तैयारी करिए, मेहनत करने की क्षमता रखिए, सिलेक्शन मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।